एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज़ आ रही है मेरी सबके पास? एक बार चैट बॉक्स में मुझे डालेंगे प्लीज़, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? ओके ओके, यस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सैनी स्वागत करता हूं आपका वकीलकरो.com में। और आज का हमारा जो सेशन है वो वेरी स्पेशल सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। हमारा जो सेशन है वो है अपना बेसिकली सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस क्या है, कैसे वर्क करेगी, क्या क्या इसमें एडवांस डाउट रहेंगे आप लोगों के, सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। एक बार सबसे पहले मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी सबको। जस्ट अ मोमेंट। ओके, इट इज़ गुड। बिलीव करता हूँ सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, शो हो रही होगी परफेक्टली, आप सबको सब कुछ शो हो रहा होगा। सो ये सब जानते हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि जो वेबिनार है वो है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऊपर। आज हम एक मतलब स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर के, जो कि है सेक्शन 8 में, कि कैसे वर्क करेगा, सब कुछ क्या प्रोसीजर इसका रहेगा। और सबसे पहले हम एक ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वकील करो के बारे में कि वकील करो क्या है, कैसे वर्किंग करते हैं, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फिर सेकेंडली डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस, कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के जो भी सारी लीगलिटीज़ हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन FAQs हम शेयर करेंगे आपसे कि जो जो क्लाइंट्स हैं हमारे साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, वो जिनके हमने आंसर्स दिए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर जो आपका डाउट सेशन रहेगा, जो स्पेशल रहेगा, जो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पुट आउट करेंगे, वो हम 1 बाय 1 करके आप लोगों से डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर सर्विसेज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस, जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, साथ में जो सर्विसेज साइमल्टेनियसली होती हैं वो भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फाइनली रहेगा सरप्राइज ऑफर, जो आप लोगों के लिए रहेगा इस सेशन के बाद, वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो जर्नी हमने शुरू करी थी 16 में 2016 में, वकील करो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 2016 के अंदर हमने नेशन वाइड सर्विसेज देना शुरू किया था, अपना नेशन को सर्व करने शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे हमारे 3 ऑफिसेज हो गए और 40 लोगों की टीम हो गई। ये आप सब लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है। दिसंबर 2018 के अंदर हम ऑनलाइन आए विद द नेम ऑफ वकीलकरो.com, और वन ऑफ द बेस्ट लीगल टेक कंपनी आज की डेट में हमें सब कुछ सारी चीज़ें लीगल सर्विसेज, हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट सर्विसेज जो लीगल में होती हैं, एवरीथिंग वी केटर टू यू। एंड धीरे धीरे आप लोगों के प्यार और प्रेम से हमारे पास आज जो क्लाइंट नेटवर्क है दैट इज़ 5000 प्लस क्लाइंट्स, एंड मेनली 500 प्लस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हमने आज तक रजिस्टर किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो क्लाइंट रिटेंशन रेशियो है दैट इज़ 98.9%। ये हमारा रेशियो है, क्लाइंट्स रिटेंशन रेशियो है, क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो रेगुलर हमारा क्लाइंट बन जाता है। ये हमारा एक व्यवहार और बिहेवियर है आप लोगों के साथ। तो ये था अबाउट वकील करो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, मेन सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस सेशन के अंदर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिकली वैसे तो आप सबको पता होगा कि माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 में क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, बेसिकली आपको पता होगा। आप लोगों ने हमारी टीम से बात करी होंगी, आप लोग फॉलोअप में रहे होंगे। तो फिर भी ब्रीफ में इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है। देखिए, वर्ड से सजेस्ट होता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 एक कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 8, जो साफ साफ सजेस्ट करता है बातों को कि जो भी कंपनी अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड होगी वो एक सोशल मोटिव के लिए रजिस्टर्ड होगी, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए रजिस्टर्ड होगी। मीन्स सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, ना कि किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। इसमें इंटेंशन डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करना किसी का पर्सन का भी नहीं होता है।
और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये है कि एक कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और माइक्रो फाइनेंस मतलब लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, छोटे लोन, स्मॉल लोन्स डिलीवर कर रही है। माइक्रो फाइनेंस की स्पेशल डेफिनेशन स्पेशल आरबीआई ने मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का मेनली मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट है और लेंडिंग एक्टिविटीज़ करती है, मेनली लेंडिंग एक्टिविटीज़ में डील करती है, छोटे लोन्स डिलीवर करती है। अब सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस दो तरीके की बेसिकली कंपनी होती है। सेक्शन 8 का मतलब होता है कि एक कंपनी ऐसी जो नॉर्मल कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो स्पेशल कंपनी है। नॉर्मल कंपनी मतलब कि ऐसे सोशल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सोशल कोजेस जो एक कंपनी करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ में कोई कंपनी काम कर रही है, कोई कंपनी एजुकेशन में, कोई कंपनी अकोमोडेशन या फिर फूडिंग में वर्क कर रही है, दैट इज सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी। बट माइक्रो फाइनेंस कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी है तो वो सेक्शन 8, लेकिन उसके मेमोरेंडम के अंदर स्पेशली एक क्लोज मेंशन है, एक शब्द मेंशन है, दैट इज टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़। तो ये जो वर्ड है इसको एक स्पेशल एक स्टेटस देता है और इस कंपनी को बना देता है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। सो क्वेश्चन ये आता है कि वाई सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस नॉट अदर्स, कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही क्यों, दूसरी कंपनीज क्यों नहीं। देखिए सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी इसलिए क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक विदाउट कैपिटल लिमिट आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और जब बात करते हैं नॉट अदर्स की, तो जब हम माइक्रो फाइनेंस में बात करते हैं तो अदर्स का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने निधि कंपनीज के बारे में देखा है, उनके बारे में सुना है, तो निधि कंपनीज गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं। अभी अगर मैं 2-3 महीने के डेटा की बात करूँ तो कोई भी निधि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। सो कोई दूसरी कंपनी का सवाल पैदा होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं NBFC MFI की बात करता हूँ तो उस सिचुएशन के अंदर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में जो कैपिटल की लिमिट नहीं है और NBFC MFI में जो कैपिटल की लिमिट है वो ऑब्वियसली बात है कि हमें उस कैटेगरी से बाहर कर देती है, क्योंकि अगर हमारा कोई बजट या फिर हमारे पास वाइड कैपिटल नहीं होती है तो हम NBFC MFI की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमारे पास इंडिया में, देश के अंदर एक ही सिंगल ऑप्शन बचता है, दैट इज सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि ये वैलिड और लीगल है। हमें कल को कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट अफेक्ट करनी है किसी पर्सन की, रिकवरी में हमें जाना है, तो हमें एक ये वैलिड एंड लीगल लाइसेंस प्रोवाइड करता है। एक सिंगल एंड सोलिली ऑप्शन जो देश में है वो है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस आज की डेट में, क्योंकि पहले निधि कंपनी होता था तो निधि कंपनी में डिपॉजिट लोगों ने लिया, स्टेक होल्डर्स का पैसा जो लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया, वो उस वजह से बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से गवर्नमेंट ने MCA ने एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और कंपनीज को बंद कर दिया, प्रॉपरली बंद कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, थर्ड नंबर पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड MFI एंड सेक्शन 8 MFI। प्राइवेट लिमिटेड MFI और सेक्शन 8 MFI में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें सेक्शन 8 MFI बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड MFI भी हम बना सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चन रेज होता है कई बार। तो प्राइवेट लिमिटेड MFI इसका मतलब ये है कि हम कोई कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और वो एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली आपको प्रॉफिट मोटिव की तरफ लेके जाती है। मतलब हमारा वहाँ पे डायरेक्ट इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि हमारा सोशल मोटिव है। तो जब भी हम प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं तो RBI साफ साफ कहता है कि आपको हमारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सेक्शन 8 MFI में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। जो सेक्शन 45 ऑफ RBI एक्ट 1934 के लाइसेंसेज हैं वो एप्लीकेबल सेक्शन 8 पे नहीं होते हैं, क्योंकि RBI ने स्पेशल नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है। तो मेनली डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक डायरेक्ट इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव कंपनी है, एंड सेकेंडली सेक्शन 8 MFI जो है वो आपका एक सोशल मोटिव कंपनी है। और जो प्राइवेट लिमिटेड MFI पे हम जाते हैं तो हमें आज की डेट में 5 करोड़ कैपिटल का नीड होता है, नेट ओन फंड का नीड होता है, और सेक्शन 8 MFI के अंदर ऐसा कोई कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये मेजर डिफरेंस इसके अंदर है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करके हम MFI एक्टिविटी कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं प्राइवेट लिमिटेड में तो उसमें एक डिक्लेरेशन लगता है जिसका मतलब ये होता है कि हम तब तक बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब तक नहीं होगा जब तक हम RBI से लाइसेंस नहीं ले लेंगे। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब तक RBI से नहीं आएगा तब तक हम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर MFI के अंदर अब कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते हैं, अपना कोई भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बट सेक्शन 8 MFI के अंदर ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 MFI क्या कहता है कि RBI ने नोटिफिकेशन इशू किया कि आपको हमारा लाइसेंस लेने का नीड नहीं है, वो लिमिट एग्जेम्प्टेड है। मतलब कि 100 करोड़ एसेट साइज तक आपको हमारा लाइसेंस लेने का नीड नहीं है। जैसे ही आपका लिमिट, आपकी कंपनी का एसेट साइज 100 करोड़ या से ऊपर जाता है तो आप हमारा लाइसेंस लेंगे। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो मेरा आपसे जो इसमें एडवाइस है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में आप जा सकते हैं अगर आपका कोई भी कैपिटल बजटिंग नहीं है या फिर आपको वाइड कैपिटल का अरेंज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसेंस नीडेड इन बोथ? क्या दोनों कंपनीज में, दोनों एंटिटीज में लाइसेंस की नीड है? सो आंसर इज यस, दोनों में लाइसेंस की नीड है।
अगर देखा जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाइसेंस की नीड है। यहाँ पे लाइसेंस की जो बात है वो आरबीआई की है। आरबीआई यहाँ पे आरबीआई का लाइसेंस लेना इनके लिए कंपलसरी है कि नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड एमएफआई के अंदर लाइसेंस लेना ज़रूरी है ना, जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा, सेक्शन 8 एमएफआई के अंदर लाइसेंस लेना ज़रूरी है क्या? आंसर इज यस। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही 100 करोड़ उसका एसेट साइज होगा तो हमें लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, लेकिन उससे पहले वो एग्जेम्प्टेड है। अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि आरबीआई ने फिलहाल के लिए उस लाइसेंस को एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हम लाइसेंस फ्री किया हुआ है। अगर आरबीआई चाहे तो फ्यूचर में सेक्शन 8 एमएफआई के ऊपर भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल कर सकता है। तो लाइसेंस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन नीडेड की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 8 एमएफआई को अभी आरबीआई का लाइसेंस लेने की नीड नहीं है, ओनली प्राइवेट लिमिटेड एमएफआई को लाइसेंस लेने की नीड है। The next question is, can a Section 8 MFI be converted into an NBFC? So answer is yes. क्योंकि देखो सेक्शन 8 जो कंपनी है वो भी एक कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, और वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। तो कोई भी कंपनी किसी दूसरी नेचर ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। कंपनीज एक्ट में इसके प्रोविजंस गिवन है। किसी भी हम सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम सेक्शन 8 को कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड एमएफआई के अंदर, तो उस सिचुएशन में हमें फिर आरबीआई के ऊपर लाइसेंस के साथ उनके लिए जाना पड़ेगा। आरबीआई को हमने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन दैट पॉइंट हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो होपफुली ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस क्या है और क्यों हमें इसको रजिस्टर्ड करना है, दूसरे के लिए हमें क्यों नहीं जाना है। तो एवरीथिंग ये सारी चीज़ें। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रैक्टिकल एफएक्यूज रेज्ड बाय द क्लाइंट्स, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल एफएक्यूज हैं जो क्लाइंट्स ने रेज किए हैं। वो सारी चीज़ें हमें बेसिकली डिस्कस करनी है। वो एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? सब सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार मुझे चैटबॉट में डालेंगे प्लीज़, मेंशन करेंगे क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे, क्या कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस का जवाब डिस्कस करेंगे। यस आ रही है, ओके, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग ऑन। तो जस्ट मोमेंट, इट इज़ गुड। तो प्रैक्टिकल एफएक्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। इफ़ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर नॉट बीइंग रजिस्टर्ड थ्रू गवर्नमेंट, देन हाउ आर यू गेटिंग देम रजिस्टर्ड? क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कंपनीज को, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, तो आप कैसे कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो चर्चा है ये आज का नहीं है, डिस्कशन बहुत पुराना डिस्कशन है। इसको लेकर के मैं एक आपके साथ एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक ये कॉपी आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो कॉपी है, देखिए, वैसे तो 2018 से चल रहा है ये मैटर। ये मेरे पास जो कॉपी है ये 2020 की है। 31 अगस्त 2020 को एमसीए ने अपने आरओसीज और अपने आरडीज को ये बात बोली कि आप कोई भी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस माइक्रो फाइनेंस में नहीं देंगे, ना ही कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप ऑल्टर करेंगे। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद अगेन फिर एक नोटिफिकेशन इशू होता है। मैं इसको नोटिफिकेशन नहीं बोलूँगा, मैं इसको इंटरनल सर्कुलर बोलूँगा, क्योंकि ये एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया है अपने आरडीज़ को, अपने आरओसीज़ को। उसके बाद फिर 2020 में फिर एक 10 फरवरी को ये इशू हुआ था नोटिफिकेशन, इंटरनल सर्कुलर। उसमें भी सेम बात लिखी गई थी कि जो चीज़ें हैं सारी सेक्शन 8 को लेकर के वो सही नहीं है। और आप साफ साफ बोलिए कि जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में लिखा है, एज दे डू नॉट कंप्लाई विद एनी स्टेजेंट क्राइटेरिया ऑफ नेट ओन फंड्स एज लेड डाउन इन द आरबीआईज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि देखो, ये जो नेट ओन फंड का क्राइटेरिया ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो आरबीआई ने स्पेशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए लेड डाउन किया है। तो देखिए, ये जो बात है सरासर वैसे तो गलत है, क्योंकि आरबीआई ने स्पेशल अपने नोटिफिकेशन में कह रखा कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इट इज़ अ कॉपी ऑफ लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये जो कॉपी है आपके 2022 में आई है, मार्च 14, 2022 को। उसने ये बोला था कि आपको हमारा लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। पॉइंट नंबर 9 इसमें एक मेंशन है, हम वो एक बार रीड आउट करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 9 लिखा है, एग्जेम्पशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, एग्जेम्पशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़। इसमें क्लियर कट लिखा है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और
जो एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस आर exemptions from section 45IA, IB, IC of the RBI Act 1934 have been withdrawn for those not for profit companies engaged in microfinance activities that have asset size of 100 crore and above. मतलब कि उनके लिए ये सारी चीज़ें कर दी हैं जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे मतलब कम रहेगा, तो 100 करोड़ एंड अबव के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मतलब ये कह रहे हैं देखो एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन ये विड्रॉल कर दी हैं, हैव बीन विड्रॉल, मतलब सेक्शन 45 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो कब एप्लीकेबल होगा, एग्जेम्पशन कब विड्रॉल होगी, जब 100 करोड़ और उसके ऊपर इसका एसेट साइज माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एसेट साइज हो जाएगा। तो ये इसके अंदर स्पेशली क्लियर कट मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेट ओन फंड की बात। तो जब नेट ओन यहाँ पे सेक्शन एप्लीकेबल है 45 जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें लिखा है साफ साफ कि हमें लाइसेंस लेने का नीड नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब लाइसेंस नहीं लेना तो नेट ओन फंड की जो क्राइटेरिया है वो भी हमें पूरा नहीं करना है। तो जो अपना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं NBFC MFI, उनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे अपने को ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो हमें नेट ऑन फंड का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे पूरा करने की नीड नहीं है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये जो सर्कुलर है वो थोड़ा सा गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं इस सर्कुलर की जो 22 में इशू हुआ है। अब 22 में सर्कुलर इशू हुआ है, उसमें भी सेम लिखा गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वेरियस सेक्शन 8 कंपनीज आर ऑल्टरिंग देयर ऑब्जेक्ट्स क्लोज फॉर कैरिंग आउट माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़। तो देखिए ये सारी जितनी बातें हैं ये इनका इंटरनल मैटर है। इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है टू RDs एंड ऑल ROCs, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया था अपने ROC और अपने RDs को। तो ये भी 30/5/2022 के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी नोटिफिकेशन इसके बाद इंटरनल सर्कुलर नहीं है। वैसे भी इसने ऊपर मेंशन किया जनरल सर्कुलर नंबर 05/2022। तो ये जनरल सर्कुलर है जो अपना एक इंटरनल सर्कुलर है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये ओपन टू पब्लिक नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो स्पेशल ओपन टू पब्लिक गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फिर इशू किया है कि आपकी जो निधि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं अंडर सेक्शन 8 उनको हम बैन कर रहे हैं, उनको हम बंद कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब RBI कह रहा है हमारा नेट ऑन फंड लेने का नीड नहीं है, तो MCA का मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई रोल बनता नहीं है कि भाई MCA वहाँ पे बीच में कोई दखलंदाजी इन चीज़ों में करे, इंटरफेयर करे। सो RBI जो इतनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर जो फाइनेंस सेक्टर है वो RBI गवर्न करता है इंडिया के अंदर। तो RBI का कोई ऐसा इसमें रोल नहीं है जिसमें इसने स्पेशली मना किया हो। और जो अगर मैं MCA की बात करूँ तो MCA आज भी कंपनीज को रजिस्टर करके दे रहा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कुछ स्ट्रिक्टनेस की हैं, क्योंकि जो अपना MCA है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उसमें यूज़ कर रहा है, बरत रहा है, क्योंकि ये इसलिए कर रहा है वो सारी चीज़ें क्योंकि निधि कंपनीज का जो रोल प्ले हुआ है वो बड़ा ही मतलब दुखद रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि लोगों ने स्टेक होल्डर्स का डिपॉजिट्स का पैसा लेकर के फ्रॉड किया है बहुत सारा। वेरियस कंप्लेंट्स ROCs को MCAs को गई हैं। तो उस सिचुएशन में बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने एक्सचेंज को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, रूल्स को भी टाइट किया था निधि कंपनीज के, और इवन रिजल्ट ये है कि आज निधि कंपनीज बंद हो गई हैं। तो सेक्शन 8 कंपनीज भी गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक वैलिड और लीगल लाइसेंस लेके काम करें, आप 5 फ्रॉड कैपिटल में जाएं, सो दैट कि आप जो फ्रॉड के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम हो, लेस चांसेस हों। और जो चीज़ें मतलब वो ये चाहती है स्पेशल कि RBI के अंडर जो कंप्लाइंस करने हैं वो RBI के अंडर आएँ मोस्टली, इसलिए हम कम से कम लाइसेंस इशू करें। मुझे नहीं लगता कि ये जो इंटरनल सर्कुलर है इसकी कोई फ़िलहाल कोई वैल्यू है, क्योंकि ये इंटरनल है, एक्सटर्नल इसका कोई भी किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और सारी चीज़ें इसमें क्यों एप्लीकेबल हैं। सो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आंसर इज यस कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं और गवर्नमेंट ने इनको बैन नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के थ्रू ही रजिस्टर नहीं हो रही, गवर्नमेंट के थ्रू ही रजिस्टर हो रही हैं और गवर्नमेंट ही इनको रजिस्टर कर रही है। ऐसा नहीं है कोई लाइसेंस कोई भी प्रोफेशनल अपने पास से बना करके आपको दोगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका मतलब आंसर इज यस, आप लाइसेंस ले सकते हैं। द प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ कैन ए डायरेक्टर डिपॉजिट द अमाउंट। एक डायरेक्टर अमाउंट डिपॉजिट कैसे करा सकता है किसी कंपनी के अंदर। देखिए डायरेक्टर 2 ही तरीके से पैसा डिपॉजिट करा सकता है, या तो कैपिटल की फॉर्म में या लोन की फॉर्म में। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है और शेयर होल्डर है तो वहाँ पे शेयर होल्डर की फॉर्म में वो कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और डायरेक्टर की फॉर्म में अगर पैसा लगाना चाहता है तो वो लोन की फॉर्म में इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। डिपॉजिट यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो बात वर्ड डिपॉजिट मेंशन है, डिपॉजिट की जगह इन्वेस्ट होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है।
सो डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी समथिंग, ये चीज़ें से पॉसिबल नहीं है जैसे निधि कंपनी में होता था। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी में, वो इन्वेस्ट कर सकता है पैसा इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन दी फॉर्म ऑफ लोन। हाँ, कैपिटल की कोई लिमिट है कि नहीं है? आंसर इज नो, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कैपिटल बिल लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे जितना पैसा आप कैपिटल के फॉर्म में लगाएंगे वो पैसा ब्लॉक होगा, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड इशू नहीं कर सकती, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो जो भी पैसा आप जो शेयर होल्डर्स हैं पैसा लगाएंगे और वो प्रॉफिट कैपिटल के फॉर्म में लगाएंगे तो वो प्रॉफिट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एडवाइस इतनी सी देते हैं कि जितना आपका जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस है वो मीट आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लाइसेंस लिया, कोई रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, आपको मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए कोई फंड चाहिए, एडवर्टीजमेंट के लिए फंड चाहिए, कोई आपको मतलब इन सारी चीज़ों के लिए जो इनिशियल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, उनको मीट आउट करने के लिए जो फंड चाहिए, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करें। 1 से 5 लाख रुपए तक का आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी का पैसा है, मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ रखा है और आपको 10 लाख रुपीज़ कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है, तो 5 लाख रुपीज़ या फिर 2 लाख 3 लाख आपका ये बजटरी एस्टिमेशन है कि आप कितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है। तो वो कैलकुलेट करके बाकी का पैसा हम लोन की फॉर्म में मेंशन करें, अकाउंट में इंट्रोड्यूस करें, इन्वेस्ट करें। अब ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अब देखो, डायरेक्टर की बात जब आती है तो डायरेक्टर में डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी इंक्लूड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे लिमिट है कि 15 डायरेक्टर्स एक कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, तो 15 लोगों तक इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 10 लाख चाहे 10 करोड़ रुपए आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसको कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। और डायरेक्टर्स रिलेटिव का मतलब यहाँ पे है कि जो ब्लड रिलेशन में जो पर्सन उससे कनेक्टेड हैं वो भी इसमें अपने पर्सनल नेम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं कंपनी को। सो डायरेक्टर यहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट कराएंगे कैपिटल और लोन की फॉर्म में डिपॉजिट कराएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोवाइड लोन्स टू दोज हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। देखिए, क्वेश्चन है कि हमें कंपनी लोन कैसे दे सकती है किसी पर्सन को जब उसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं आप सबको कि ऐसा बहुत रेयर होता होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में है कि सबके पास मोस्टली अकाउंट हैं, क्योंकि मोदी जी ने जनधन खाते बहुत सारे ओपन किए हुए हैं, खोले हुए हैं, तो जीरो अकाउंट बैलेंस सबके अकाउंट होंगे। तो फिर भी यहाँ पे अगर कोई भी जिसका अकाउंट नहीं है उसको फंड देना है, लोन देना है, तो मेरा एडवाइस सिर्फ इतना सा है कि पैटी लोन उनको दीजिए, छोटे स्मॉल लोन्स दीजिए 10,000 20,000 तक का। क्योंकि ज़्यादा लोन आप अगर इशू करेंगे दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई हमारे पास एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि हमने उसको लोन दिया था। तो आप कोशिश करें कि मोस्टली मैक्सिमम मनी जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आप अकाउंट की फॉर्म में करें, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में करें किसी न किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि आप कैश दे देंगे एवरी टाइम। तो कोशिश करना कि आपको ऐसे ही पैसा देना जो ऑनलाइन फॉर्म में होगा। फिजिकल फॉर्म में कैश देना आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करके चलिएगा। इट इज़ माई पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द ऑप्शंस इफ आई वांट टू गिव अ लोन मोर देन 1.5 लाख। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक की है कि कोई भी पर्सन अगर लोन लेना चाहता है कंपनी से तो वो 1.5 लाख तक का ले सकता है। इसमें ये कंडीशन है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसी पर्सन को लोन दे सकती है जिसकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपीज़ की है, और 3 लाख का 50% होता है 1.5 लाख, ये लिमिट है। तो यहाँ पे एक परिवार को लोन आप 1.5 लाख रुपए तक का दे सकते हो। ये एक लीगल स्ट्रक्चर है, ये लीगल बात है कि आप 1.5 लाख तक का लोन दे सकते हो। हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और कहता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में यह होता है कि किसी पर्सन को अगर 3 लाख का नीड है तो हम हस्बैंड और वाइफ को भी क्या करते हैं, एप्लीकेंट बना करके अलग अलग 2 लोन्स उनको डिलीवर कर देते हैं, 1.5 लाख और 1.5 लाख का। अब दोनों को अलग अलग हमने लोन दे दिया। अब क्वेश्चन आती है रिकवरी की कि क्या ये रिकवरी में ये वैलिड होगा कि भाई 1.5 लाख हमने 2 पर्सन को लोन दिया है और वो लोन वैलिड है। जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ स्मार्टनेस की है, सारा क्वेश्चन स्मार्टनेस का है कि भाई सामने वाला पर्सन कितना अवेयर है हमारी चीज़ों से, वो कितना हमें जानता है, क्या उसको सारे रूल रेगुलेशंस पता हैं। मेरी समझ जो काम करते हैं वो ये है कि जो कंज्यूमर होता है, मतलब जो बोरोवर होता है, उनको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें नहीं पता होती जब तक कोई सामने वाला पर्सन या फिर कोई भी दूसरा सेकंड पर्सन उनको अच्छे से इसकी नॉलेज नहीं दे देता है। तो रिकवरी की अगर बात आती है तो रिकवरी में वहाँ पे आपको जिस भी लोन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो 1.5 दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों की फाइल आप अलग अलग हम लगाएंगे और अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग उसमें इशू नहीं आने वाला है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सामने वाले को पता नहीं होता कि भाई इसको 3 लाख की कोई 1.5 लाख से कोई लिमिट है, वो ऊपर की लिमिट अलाउड नहीं है कंपनी को लोन देने की। तो ऐसा मोस्टली चांसेस में पता नहीं होता है। तो आप दे सकते हैं अपने रिस्क पे इस पॉइंट को रिसोल्व कर सकते हैं। हालांकि जो लीगल लिमिट है वो 1.5 लाख ही है, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। और मेरा इसमें एक छोटा सा एडवाइस ये भी है
कि जब भी आप कोई लोन दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, उसका फेस वैल्यू चेक कर रहे हैं, उसका सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, है ना, उसका रिपेमेंट कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करके आप लोन दे रहे हैं। तो अगर उसका रिपेमेंट कैपेसिटी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तभी आप उसको लोन दे पा रहे हैं, अदरवाइज आप उसको लोन नहीं देंगे। तो ये पहले आपको सुओ मोटो डिसाइड करना है कि इसको मैं 1.5 लाख से ऊपर का लोन दूँ कि ना दूँ। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है। अगर आप देते भी हैं तो आप सेपरेट लीगल एग्रीमेंट्स को आप वहाँ पे ड्राफ्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कराइए। आप एक ही एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, एग्जीक्यूट करना माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर सेक्शन 8 में अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गोल्ड मॉर्गेज या व्हीकल लोन। ये लोन भी क्या सेक्शन 8 कंपनी दे सकती है? देखिए, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली आपकी अनसिक्योर्ड लोन के लिए है। स्पेशल रूल्स में मेंशन्ड है कि ये कंपनी सिर्फ कोलेट्रल फ्री लोन देगी, ना कि कोई सिक्योर्ड लोन देगी। आप सब जानते हैं गोल्ड लोन, मॉर्गेज लोन, व्हीकल लोन, ये सारे के सारे सिक्योर्ड लोन हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मेरे को ऐसा एडवाइस है कि आप इसमें कोई भी गोल्ड या मॉर्गेज या व्हीकल लोन दें, क्योंकि ये लोन सिक्योर्ड तो हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड में भी हमारे पास बहुत सारी सेफ्टी है, हम उसमें भी अच्छे से लोन दे सकते हैं। कोई उसमें कोई इशू मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो एनपी होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, डिफॉल्टिंग रेशियो जो होती है वो काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पर्सन को 50,000 रुपीज़ का लोन दिया, तो लोन में से आधा अमाउंट 50% अमाउंट हमें रिसीव हो गया। मान लो 25,000 का हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो गया, तो 25,000 के लिए अगर कोई कंपनी लीगल नोटिस इशू करती है उस पर्सन को, और कल को कोर्ट में मैटर जाता भी है, तो इतना पैसा उसको एडवोकेट को हायर करने में उसकी फीस में देना पड़ जाएगा, और वो जो हरासमेंट्स होंगे अलग से, और सिबिल स्कोर अफेक्ट होगा एडिशनली वो अलग से। तो इतनी सारी चीज़ों को फेस आउट करने के बाद आदमी सोचेगा कि भाई पहले ही मैं इसका सेटलमेंट कर लूँ, सारा पैसा क्लियर कर दूँ, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिफॉल्टिंग रेशियो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर कम होता है। सो आप, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें सिक्योरिटी की हम तभी बात करते हैं जब हमें लगता है कि हम अनसेफ हैं, तभी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इवन जब भी हम किसी पर्सन को लोन देते हैं, तो जो भी हमने लोन दिया है उसके अगेंस्ट हम चेक लेते हैं। क्यों चेक लेते हैं? वैसे तो चेक सिक्योरिटी का पार्ट है, हम इसको सिक्योरिटी में काउंट करते हैं, लेकिन हम चेक तब यूज़ करते हैं जब हमारा पैसा डिफॉल्टिंग अमाउंट होता है, मतलब एनपीए होता है, तब हम उस चेक को यूज़ करते हैं, डिसऑनर कराते हैं बैंक में प्रेजेंट करके। तो उस सिचुएशन में जब हमने चेक प्रेजेंट किया होगा और हम जब कोर्ट में फाइल लगाएंगे, तो वहाँ पे ये कहते हुए फाइल लगाते हैं कि ये जो चेक हमें दिया था वो सिक्योरिटी में नहीं, ये हमें रिपेमेंट के लिए दिया था, कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने रिपेमेंट हमें करनी थी और इतना पैसा रिपेमेंट का बनता था, तो इस वजह से ये पैसा हमने जब बैंक में चेक को प्रेजेंट किया तो ये डिसऑनर हो गया, और इस वजह से हम आपके पास आए हैं, और 138 का एक्शन बनता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो हम ये फाइल सबमिट करते हैं। तो इतने सारे अपने पास प्रोविजंस हैं, सेफ्टीज़ हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको गोल्ड मॉर्गेज व्हीकल में जाना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि क्या ये कंपनी लोन दे सकती है गोल्ड मॉर्गेज व्हीकल, तो मेरा आंसर है ये कंपनी लोन इस तरीके के नहीं दे सकती, बिकॉज ये लोन सिक्योर्ड लोन है, लीगली ये लोन्स अलाउड नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कोड 64 एंड कोड 88 अंडर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। देखिए, कोड 64 और कोड 88 दोनों एक डिफरेंट कोड हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि पार्लेजियास बिस्किट बना रहा है, फूड मेकिंग कंपनी है। लिबर्टी शूज़ बना रहा है, तो वो एक शू मेकिंग कंपनी है ना, तो वो उसके ऑब्जेक्ट में मेंशन्ड है, कहीं और मेंशन नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी वर्किंग करनी होती है कंपनी को, वो उसके मेन ऑब्जेक्ट ने करनी होती है, ना कि किसी एक्टिविटी कोड ने करनी होती है। तो कोड 88 है या 64 है, ये मैटर नहीं करता। मैटर इज दैट कि आपके मेमोरेंडम के अंदर माइक्रो फाइनेंस वर्ड मेंशन है या नहीं है। मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि एक जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, वो उसके मेमोरेंडम में माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर वो कंपनी नॉर्मल कंपनी है, स्पेशल कंपनी नहीं है, तो उस सिचुएशन में बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्लोज उसके अंदर मेंशन नहीं होगा। तो ये सबसे पहले सो मोटो डिसाइड करना चाहिए कि ये कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर, एमओए के अंदर क्या माइक्रो फाइनेंस वर्ड मेंशन है। और अब बात करें कोड की, तो कोड बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं अपने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, तो वो किस तरीके के कोड में जानी चाहिए, शिफ्ट होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट की अपने एक कन्वीनियंट के लिए, एक अपनी फिजिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने कोड्स बनाए हैं। अब अगर मैं किसी भी कॉमन मैन की बात करता हूँ, तो किसी भी कॉमन मैन को कोड से कोई मतलब है ही नहीं। उसको ये मतलब है कि बेसिकली ये कंपनी एक्टिविटी क्या कर रही है, ये कंपनी उसकी ज़रूरत को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि सारा का सारा मेमोरेंडम में लिखा होता है। अगर मेमोरेंडम से बाहर कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस
थिंग तब होगी जब आपके मेमोरेंडम के अंदर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा होगा। फिर आपको रिकवरीज में प्रॉब्लम आएंगी, आपको लीगल में प्रॉब्लम आएंगी और आपका लाइसेंस भी वैलिड और लीगल नहीं रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें 88 में कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहिए कि 64 में रजिस्टर्ड कराना चाहिए। मेरा एडवाइस है कि कंपनी आप चाहे किसी भी कोड में रजिस्टर कराएं, बट ऑब्जेक्ट में माइक्रो फाइनेंस वर्ड होना चाहिए। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो कुछ क्लाइंट होते हैं कि नहीं सर हमें 64 में ही कंपनी रजिस्टर्ड कराना है, 88 में नहीं कराना है। तो ऐसा होता है, देखिए अभी जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड होती है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो सबसे पहले हम जो कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे दैट इज 88 कोड में रजिस्टर्ड होगा, देन उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली 64 में कन्वर्ट कराया जाएगा। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट इसका लाइसेंस नहीं इशू कर रही है तो 64 कोड में टाइम भी लगता है। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस और सजेशन है कि अगर आपको बिजनेस में कोई जल्दबाजी है तो आप 88 से बिजनेस शुरू कीजिए, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। 64 में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जा सकते हैं बाद में, इवन आफ्टर। होपफुली आप सबको मज़ा आ रहा होगा बातों में, सब आराम से सुन रहे होंगे। एक बार मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में एक बार प्लीज़ मेंशन कीजिए कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन का जवाब लेंगे विजय कुमार जी, सब कुछ प्रॉपरली लेंगे। अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है, एक बार मुझे एक बार थोड़ा सा प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए चैटबॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे, एक बार सब पानी लेके बैठे रहिएगा। वॉइस लो मनवीत, वॉइस लो, मेरी वॉइस लो आ रही है, जस्ट अ मोमेंट। आ रही है, ओके अब सही है मनवीत जी, मेरी वॉइस ठीक है अब? यस आ रही है, यस आ रही है, ओके गुड 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 गुड, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट रेट इज अप टू 26%, देन हाउ विल यू अर्न मनी फ्रॉम इट। कैसे हम 26% से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कंपनी के अंदर अप टू 26% है। बिल्कुल सही बात है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 26% ही है। कुछ कस्टमर कहते हैं कि सर ये कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब रूल्स के अंदर लिखा है, वो कॉपीज़ भी आपके अंदर शेयर कर दी जाएंगी। इसका एक मेथड होता है, एक मेरी वीडियो है वो भी आप देख लेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है अप टू 26%, तो वो सारी चीज़ें। और रही बात इससे एक्स्ट्रा अर्न करने की, देखिए 26% तो लीगल है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और एग्रीमेंट्स में हम 26% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट शो नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा अर्न करने की, तो हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन है, जो ज़्यादा बड़ा ऑप्शन तो नहीं है, बट इसमें हम 2 से 3% अपनी जो फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, वो चार्ज कर सकते हैं इजीली। हम उसमें अपना वो एक तरीके से इनकम का पार्ट बन जाता है। सो 26 + 3 29 तक का हम इस रेट को बढ़ा सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर। बट अगर उससे आपको ज़्यादा चार्ज करना है तो आप अपने पर्सनल व्यू से चार्ज कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट आपको 26 तक का ही करना है। ये मेरा आपसे एडवाइस है। ज़्यादा आप, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, पहले से हम फाइनेंस कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि भाई कि हम क्या रेट ले रहे हैं। तो हमें ये जो लीगल में जब हम आते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है, बाद में हमारे पास लाइसेंस आ जाता है, तो फिर ये क्वेश्चनेबल पॉइंट बन जाता है कि अब मैं 26% पे क्यों जाऊँ, क्योंकि मेरा जो मार्केट सेट है वो इससे ज़्यादा से सेट है। तो उसमें आपको फिर अपना लेजर खुद से मेंटेन करना है सारी चीज़ें। और हालांकि हम जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट को शो नहीं करते हैं, ओपन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अपने हैंड पे कि 26% से ज़्यादा अगर लेना है तो एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करना है। आप अपना लेजर वगैरह मेंटेन करके उसमें अपनी कैलकुलेशंस रख सकते हैं, 26% से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो लीगली जो लिमिट है दैट इज़ अप टू 26%, बट मार्केट स्ट्रक्चर कहता है कि आप ज़्यादा कर सकते हो, लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हो, बट उसका लेजर अलग से आप मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स। क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बैंक से लोन ले सकती हैं? आंसर इज यस, कंपनीज लोन ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी तो कंपनीज हैं, उनका भी तो टर्नओवर होता है, तो वो भी बैंक से लोन ले सकती हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी कंपनी इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट आपने अभी रजिस्टर्ड करी है और वो कंपनी को बैंक से लोन लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक उसको लोन देगा। रीज़न बीइंग कि उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी बैंक कैसे चेक करेगा? तो जब तक रिपेमेंट कैपेसिटी चेक नहीं होगा तो वो लोन फिल्टर आउट कैसे करेगा? एक बिग क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, अगर आप डायरेक्टर्स की फेस वैल्यू है, आपके पास इतना कोई सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है जो आप बैंक में मोर्गेज करके लोन ले सकते हैं, हाँ उस पैसे को आप कंपनी में लोन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक इनिशियल स्टेज का ऑप्शन है। अगर आपकी कंपनी 6 मंथ्स ओल्ड है या फिर 1 ईयर ओल्ड कंपनी है, आपका ट्रैकिंग हिस्ट्री अच्छा है, आपका रेवेन्यू अच्छा, रेवेन्यू का मतलब मैं यहाँ पे बार बार
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कर रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट से होता है। जो कंपनी इंटरेस्ट अर्न करती है वो रेवेन्यू उस कंपनी के अंदर होता है। तो अगर वो रेवेन्यू आपका अच्छा है, आपका एनपीए कम है, तो उस सिचुएशन में बैंक आपके लिए सोच सकता है, आपको लोन दे सकता है। लेकिन बैंक फिर भी रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करेगा ही करेगा, इवन फिर भी आपसे सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। सो अल्टीमेटली द आंसर इज यस, कंपनी लोन ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज निधि कंपनीज आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड एनी मोर, विल सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऑल्सो बी क्लोज्ड इन फ्यूचर। निधि कंपनीज नहीं रही हैं, ये बड़ी दुखद बात है। हम सब जानते हैं कि निधि कंपनीज नहीं रही हैं तो लोगों को डिपॉजिट्स लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज भी लोग आते हैं कि सर हमें हमारी निधि कंपनी रजिस्टर्ड कर दीजिए इंस्टेड ऑफ सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। सो अभी हमारा एडवाइस होता है कि सर निधि कंपनी तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी 2022 के अंदर अपना जो नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरा स्ट्रिक्टनेस कर दिया था, NDH 4 का किसी भी कंपनीज को अप्रूवल नहीं दिया है। तो एक बड़ी दुखद बात है। अगर बात करता हूँ विल सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऑल्सो बी क्लोज्ड इन फ्यूचर, तो मेरे हिसाब से सेक्शन 8 कंपनीज बंद नहीं होंगी। उसका एक लॉजिकली रीज़न है, क्योंकि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट नहीं लेती हैं, पहली बात। क्योंकि जहाँ पे स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम हो, उनका फ्यूचर्स मतलब खतरे में हो, डेंजर में हो, और डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम हो, तो उस सिचुएशन में वो कंपनीज तो फिर भी बंद हो सकती हैं। बट सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में डायरेक्टर्स का खुद का पैसा लगा होता है, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स का पैसा लगा होता है, यहाँ पे पहले से लिमिटेशंस हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इस कंपनी के ऊपर ऐसे कोई आँच आने वाली है। और ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अगर किसी पर्सन को 50,000 के लोन की नीड है, 10,000 के लोन की नीड है, 1 लाख के लोन की नीड है, तो बैंक उसको इतनी आसानी से लोन नहीं दे सकता। उसको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में ही टाइम लगेगा, एक पूरा टेन्योर लगेगा सारी चीज़ों को मेंटेन करने में। लेकिन हमारी जैसी कंपनी जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस छोटी कंपनीज होती हैं, वो इजीली उसको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक सिस्टम को एम्पावर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेगी, और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 8 कंपनीज क्लोज होंगी। निधि कंपनीज को क्लोज करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारी वेरियस न्यूमेरियस कंप्लेंट्स रेज हुई हैं अपना ROC के पास, MCA के पास। तो इस वजह से निधि कंपनीज को बंद करना पड़ा, रूल्स को टाइट करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि पूरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही वाली सिचुएशन निधि कंपनीज के साथ हुई थी कि निधि कंपनीज को बंद करने का रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया, डिपॉजिट को इकट्ठा करके, और मतलब मार्केट से आउट हो गए। तो ऐसे भी क्लाइंट थे जिन्होंने लोन बांटा ही नहीं, कुछ क्लाइंट ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोन बांटा था बट वो कम बांटा था, अल्टीमेटली डिपॉजिट को इकट्ठा करके कलेक्ट करके मार्केट से आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 8 कंपनीज बंद फ्यूचर में नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बट नाउ हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग। कंपनी तो रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करना है, ये एक बिग क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसकी वेल प्लानिंग होनी चाहिए, वेल प्लान्ड थिंग्स होनी चाहिए। बिकॉज जब तक प्लानिंग नहीं है प्रॉपर चीज़ों की, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑपरेशन की, तो कुछ लीगल ऑपरेशंस हैं, कुछ आउट ऑफ लीगल ऑपरेशंस हैं। 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। लीगल ऑपरेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले कुछ छोटे मोटे कंप्लाइंसेस आपको करने हैं, जैसे ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है, आपको IAC 20 फाइल करना है, तो ये करने आपको होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर बात करूँ कि कुछ आउट ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस की या फिर आउट ऑफ लीगल ऑपरेशंस की, तो वो आपको एक सबसे पहले कंपनी में आपको सेटअप करना है, अपना करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट ओपन करा करके आपका जो कैपिटल है वो उसमें डिपॉजिट कराना है, डिपॉजिट करा करके और पूरे बिजनेस को आगे इंट्रोड्यूस करना है, लेकर के जाना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बातों पे और भी ध्यान देना है, जैसे बिजनेस प्लान, सॉफ्टवेयर है ना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बिजनेस प्लान जो होता है वो आपको मेरे हिसाब से लेआउट रेडी करना चाहिए कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, ये आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे वुमेन को एम्पावर करना है, उसके लिए मुझे लोन देना है, तो मैं ऐसे एरिया में कंपनी को रजिस्टर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं वुमेन को इजीली टारगेट कर सकता हूँ, उनको एम्पावर करने के लिए उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकता हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस करना है ना। तो मेरा एक सेल्स टारगेट क्या रहेगा, मेरा इंटरेस्ट अर्निंग रेशियो क्या रहेगा, है ना, मैं 3 साल के अंदर या फिर 1 साल का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ उसमें मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूँगा, मतलब इनकम अर्न करूँगा। तो ये सारा एक बिजनेस प्लान आपको रेडी करना है ऑपरेशन के लिए, तो सो दैट कि आप आज प्लान करेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म होगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, उसके लिए एटलीस्ट आप प्लान कीजिएगा। सो सॉफ्टवेयर में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सॉफ्टवेयर आज के इरा में ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे हम विदाउट ऑक्सीजन नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फिर कोई भी कंपनी विदाउट टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप अपने फील्ड की अगर बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस में, तो माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि ऑटो रिमाइंडर्स देने होते हैं,
ओवरड्यू के रिमाइंडर्स हैं, लेट पेमेंट रिमाइंडर्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिमाइंडर्स हैं जो हमें देने होते हैं। तो हम मैनुअली उन चीज़ों से वो मैनुअली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू ब्रिंग कस्टमर्स कैसे लाएं कंपनी में। ऑपरेट हम कर लेंगे, बिजनेस प्लान हम बना लेंगे, सारी चीज़ें हम कर लेंगे, बट कस्टमर्स कैसे लाने हैं हमें कंपनी के अंदर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, कस्टमर 3-4 तरीके से कंपनी के अंदर आ सकता है। सबसे पहली बात है कि आपका फेस वैल्यू क्या है। आज आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, फेस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है किसी पर्सन की। अगर आपका पॉजिटिव फेस वैल्यू और लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे वो एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और नेगेटिव है तो कम लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। सेकंड बात ये कि फेस वैल्यू के साथ साथ आपको कुछ प्लानिंग्स करनी है, लाइक एजेंट्स को आपको साथ में एसोसिएट करना है। कुछ ऐसे एजेंट्स जो पहले किसी एग्जिस्टिंग कंपनीज में, फाइनेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको आपको एसोसिएट करना है, तो सो दैट आपका जो सेल्स टर्नओवर है उससे बढ़ेगा, तो वो कस्टमर्स लेकर के आएंगे आपके। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करें, डिजिटली ज़्यादा आप अपने आप को प्रेजेंस करें। लाइक आप SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक समथिंग, इनको यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बताइए कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग, कस्टमर्स लाने का तरीका ये है कि आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट कीजिए, ट्रेनिंग सेशंस आप कंडक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपको वुमेन को एम्पावर करना है या फिर किसी बिजनेस को एम्पावर करना है, MSMEs को सपोर्ट करना है, पर्सनल लोन देना है, वटएवर आप कुछ भी करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको MSMEs को या फिर ग्रुप लोन आपको देने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो वुमेन होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको आप बिज़नेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, फूड मेकिंग बिज़नेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्टिचिंग बिज़नेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। उनको एक अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे तो मेरे हिसाब से वो आपसे एक फाइनेंस के लिए आपसे हेल्प ज़रूर मांगेंगी। तो ये 3-4 ऑप्शंस मेरी नज़र में है जो आपको शायद फॉलो करने चाहिए और प्रोबेबली इनसे बिजनेस ज़रूर आएगा। फेस वैल्यू बड़ा मैटर करता है आपका। सेकेंडली, एजेंट्स आपको बनाने चाहिए क्योंकि वो भी एक आपकी एक बैकबोन होता है कंपनी का। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। एंड फोर्थ, आपको ट्रेनिंग सेशंस करने चाहिए। आपको कुछ ऐसी टीम रेडी करनी चाहिए जो स्पेशल ट्रेनिंग्स पे फोकस करे और आपको आपकी टीम को, आपकी कंपनी को आगे लेकर के जाए। द थर्ड थिंग इज ऑटो डेबिट फैसिलिटी। ऑटो डेबिट फैसिलिटी आप इसमें अवेल कर सकते हैं। ऑटो डेबिट फैसिलिटी आप जिस भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराएंगे वहाँ पे आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आप कराएंगे तो उनको बोलना होगा आपको कि मुझे एक कॉर्पोरेट कोड चाहिए, मेरी कंपनी ये काम करती है, ये मेरा बिजनेस है और मुझे बार बार EMIs लेनी पड़ती हैं लोगों से। तो ऑटो डेबिट में मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आप कुछ अपना ड्यू डेट्स डिसाइड कीजिए और वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली ले रहे हैं तो मंथली में आप एवरी 5th को, एवरी 10th को, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके आप 4-5 डेट सेट कीजिए, ड्यू डेट सेट कीजिए। उन्हीं डेट्स पर आप EMI डिडक्ट कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका जो स्टाफ है वो भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन्स नहीं होंगे कि रोज़ की रोज़ EMI कलेक्ट करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रोज़ की रोज़ डेटा मेंटेन करना पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी में आप कुछ डेट्स डिसाइड कीजिए और उससे एक दिन पहले आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे इस डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे EMI डिडक्ट करानी है। तो बैंक आपके बिहाफ पे EMI डिडक्ट करेगा और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और जो EMI डिसऑनर हुई हैं, बाउंस हुई हैं, वो EMIs बेसिकली आपको एक ईमेल के थ्रू बैंक इंटीमेट कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि ये EMIs बाउंस हो गई हैं। फिर आप अपने एजेंट से, फिर अपने एम्प्लॉइज से रिकॉल करा करके उनको दोबारा से E-Nash करा सकते हैं। सो इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 10। मेरे हिसाब से आपको इसमें क्लियर हुई होंगी तीनों पॉइंट्स। हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग, ब्रिंग कस्टमर्स एंड ऑटो डेबिट फैसिलिटी। अब बात करते हैं सर्विसेज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस कि वकील करो क्या क्या सर्विसेज आप लोगों को देता है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात आती है माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन की। वो तो लाइसेंस है, जो मेन लाइसेंस है वो आपको करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। लाइसेंस के साथ साथ आपको क्रेडिट स्कोर मेंबरशिप आपको लेना चाहिए। ये भी आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज मेरी एडवाइस है कि जब भी कोई पर्सनल लोन लेने के लिए आता है तो उस सिचुएशन में हम उसका रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करते हैं और पहले उसने फ्यूचर में कोई लोन तो नहीं लिया, ये हम चेक करते हैं। उसका अगर DPTs, डिलेड पेमेंट्स कोई है तो वो हम एक हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। तो क्रेडिट स्कोर हमारा उसमें हेल्पफुल बिल्कुल रहेगा कि ये चीज़ हम इसमें एक जजमेंट ले सकते हैं कि हमें इस पर्सन को लोन देना है कि नहीं देना है। और अगर लोन देना है तो एग्रीमेंट हमें ज़रूर करना है। लोन एग्रीमेंट्स
आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एक डॉक्यूमेंट बंडल है जो आपको बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोन एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे तो कोई एविडेंस बन नहीं पाएगा कि आपने फ्यूचर में किसी को लोन दिया था। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को बिना किसी डॉक्यूमेंट साइन किए आपने ऐसे ही पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक ज़रूरी नहीं कि लोन की कैटेगरी में आएगा। और लोन आपने किस ड्यू डेट पे EMI उसमें बनती थी, है ना, उसमें रिकवरी के ऑप्शंस क्या हैं, ये लोन सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, तो जब तक आप राइटिंग नहीं कराएंगे तो ये लोन्स का जो बिजनेस है या फिर फाइनेंस सेक्टर है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो राइटिंग ज़रूरी है, राइटिंग वेरी मस्ट है। आप ओरल नहीं, राइटिंग में हमेशा चलेंगे। एंड MFI सॉफ्टवेयर भी हमारी तरफ से आपको मिल सकता है। सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन की तरह काम करने वाला एक ऑर्गन है कंपनी के लिए। सो ये आपको लेना है, बिकॉज ड्यू डेट्स, ओवर ड्यूज, रिमाइंडर सब कुछ ये देगा, सब कुछ बताएगा, तो सॉफ्टवेयर आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब मैं एक बार प्रीवियस करता हूँ लोन एग्रीमेंट्स में सिर्फ लोन एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, ये लीगल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि ऐसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो सिर्फ कस्टमर्स को बाउंड नहीं करते हैं, आपके एम्प्लॉइज़ को भी बाउंड करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जांपल, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जब भी आप किसी पर्सन को या फिर किसी एजेंट को एज एन एम्प्लॉई या फिर एज एन एजेंट हायर करते हैं, तो आप एक आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर साइन कराते हैं और एक नॉन डिस्क्लोजर के लिए उनसे एग्रीमेंट मतलब एग्जीक्यूट करते हैं कि फ्यूचर में आप किसी भी आउटसाइडर से हमारी पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि पता चले कि फ्यूचर में बराबर में कोई हमारा कॉम्पिटिटर हमारे एम्प्लॉय ने खड़ा कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ को बाउंड करना ज़रूरी है, और आपको कस्टमर्स को भी एग्रीमेंट्स में बाउंड करना ज़रूरी है। तो ये सारे फॉर्म्स आपके लिए वेरी मस्ट हैं इन चीज़ों में। और नेक्स्ट है हमारी सर्विस माइक्रो फाइनेंस से जो सबऑर्डिनेट है, दैट इज़ ट्रेडमार्क इसलिए हम इसमें कहते हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी जब हम रजिस्टर करते हैं तो नेम के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता है जो माइक्रो फाइनेंस को सजेस्ट करे। फॉर एग्जांपल, हमने कोई कंपनी को रजिस्टर्ड किया, आज की डेट में जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही है दैट इज़ XYZ माइक्रो केयर सर्विसेज फाउंडेशन, XYZ माइक्रो सर्विसेज फाउंडेशन, XYZ माइक्रो फाउंडेशन समथिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स उसमें मेंशन होते हैं। तो एक कॉमन पर्सन को ये कंफर्म नहीं होता कि भाई ये कंपनी क्या काम करती है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। सो जब भी हम एक कॉमन पब्लिक की बात करें, कॉमन पर्सन की बात करें, तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसको नज़र आना चाहिए कि ये जो कंपनी है क्या बिजनेस कर रही है। तो ट्रेडमार्क में हमारा एक सोल्यूशन है कि जो भी कंपनी होती है XYZ माइक्रो सर्विस फाउंडेशन वट एवर किसी नाम से, तो अगर हम कोई ब्रांड नेम ले लेते हैं, जैसे XYZ माइक्रो फाइनेंस करके हमने कोई ट्रेडमार्क ले लिया, ब्रांड नेम ले लिया, तो वो हमें सपोर्ट करेगा इन चीज़ों को लेकर, कस्टमर से हमें एसोसिएट करा के रखेगा, कनेक्ट करा के रखेगा, क्योंकि जो भी पर्सन हमारे साइन बोर्ड्स को देखेगा, हमारे लेटरहेड्स को देखेगा, उसको पता चलेगा कि ये कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फाइनेंस कंपनी का ही। जैसे पेटीएम है, पेटीएम एक ब्रांड नेम है और कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन PVT LTD। तो अब 197 कम्युनिकेशन ने क्या कर रखा है, अपना एक ब्रांड नेम करा रखा है, दैट इज़ पेटीएम। हम सब पेटीएम को जानते हैं, 197 को हम इतना नहीं जानते। तो ऐसे ही हम भी अपनी कंपनी का एक ब्रांड नेम ट्रेडमार्क ले सकते हैं, जिसमें हम उसमें फाइनेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फिर माइक्रो फाइनेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कंप्लाइंस तो आपको कराना ही है। आपको पता है, जैसे मैंने पेटीएम एग्जांपल ट्रेडमार्क में आपको दिया है, तो पेटीएम का एग्जांपल कंप्लाइंसेस में भी परफेक्टली सेट होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लाइंसेस आपने देखा है कि पेटीएम का क्या हाल हुआ है, RBI के कंप्लाइंसेस अगर फॉलो उसने नहीं किए, प्रॉपर कंप्लाई नहीं किए, तो वो उसका क्या हाल RBI ने किया है आप सबके सामने है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। सो कंप्लाइंसेस इतने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक अगर कंप्लाइंस प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारा लीगल स्टेटस वेरीफाइड नहीं रहेगा। तो एवरी टाइम हमें ऑडिट्स, बैलेंस शीट्स एंड जो भी एप्लीकेबल कंप्लाइंसेस हैं, लीगलिटीज़ हैं, वो हमें टाइम टू टाइम फॉलो करनी है। ये सारी बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होंगी इस सेशन के अंदर। सो इट्स टाइम टू डाउट सेशन। आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, आप अपने चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके आप अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हैं। मनवीर जी कह रहे हैं RBI नोटिफिकेशन विच शोज सेक्शन 8 कंपनी कैन वर्क विदाउट लाइसेंस एंड इज देयर एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लोन गिवन बाय कंपनी। क्या कोई लोन कंपनी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई मतलब लोन कंपनी इंश्योरेंस सिक्योरिटी दे सकती है, कोई सिक्योरिटी मिल सकती है। देखिए, इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ कि इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली कंपनी के अंदर इंश्योरेंस की फैसिलिटी तो आपको मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RBI नोटिफिकेशन में लिखा है साफ साफ कि कंपनी वर्क कर सकती है विदाउट लाइसेंस एंड इज देयर एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन गिवन बाय द कंपनी।
आप किसी भी कस्टमर्स का लोन का इंश्योरेंस करा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करा सकते। लेकिन मेन बात ये है कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि एवरी पर्सन का आप लोन कराएं, बिकॉज लोन इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरेंस बेसिकली तभी आपको बेनिफिट देगा जब किसी पर्सन की डेथ होगी, मतलब डेथ के केसेस में ही बेनिफिट देगा आपको। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन का डिफ़ॉल्ट हो गया पेमेंट और आप इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट को रिम्बर्स करा लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले मेन यही है कि आप अब हर केस में तो हर सिचुएशन में तो किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अगर इंश्योरेंस एवरी पर्सन का कराएंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट है, अगर आपका बोरोवर आपको दे रहा है पैसा तो दैट इज़ गुड। पीएफ के साथ साथ आप इंश्योरेंस पेमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपका जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो मेरे हिसाब से फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। सो उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस के बारे में सोचना होगा। हाँ, आंसर इज यस कि आप इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए करा सकते हैं, बट वो डेथ के केसेस में एप्लीकेबल है। हाउ टू क्लोज अ सेक्शन 8 कंपनी। देखिए सेक्शन 8 कंपनी लोकेश जी ऐसे ही बंद नहीं होती है, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी पहले कन्वर्ट होगी, डायरेक्टली इसका कोई प्रोविजन नहीं है बंद करने का। पहले कन्वर्ट होगी पीवीटी एलटीडी में, आफ्टर दैट ही क्लोज होगी। तो लीगल प्रोसीजर इसका यही है, पहले डायरेक्टली क्लोज नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी इसमें मेंशन नहीं है। हाउ वी नो दैट व्हाट कंपनीज, मैं क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं पाया हूँ। हाउ वी नो दैट व्हाट कंपनीज आवर कंपनी रजिस्टर्ड 6488। मैं जो समझ पा रहा हूँ केदार जी कह रहे हैं कि 64 और 88 में कंपनी रजिस्टर्ड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ये तो सिन नंबर के अंदर मेंशन होता है कि कोड एक्टिवेट है, सॉरी कोड 64 है कि 88 है। सो ये तो उसके अंदर मेंशन होता है। सिन नंबर 21 डिजिट का होता है, CIN करके उसको बोला जाता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो उसके अंदर क्लियर कट मेंशन होता है कि ये कोड मतलब 64 है कि 88 है। आप कुछ पुरानी कंपनीज हैं उसमें हम आपको दिखा भी देंगे। 26% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट इज इट, फ्लैट और रिड्यूस्ड रेट है, फ्लैट नहीं है। आपको रिड्यूस्ड रेट से मतलब लोन देना है। इंश्योरेंस कंपनी से टाइप कैसे कर सकते हैं, ये मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के जो टाइप आपका करा देंगे। बाकी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। सोलंकी जी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि भाई कैसे कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इंश्योरेंस कंपनी से टाइप ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करना। सर डायरेक्टर एक ईयर में कितने लोन दे सकते हैं कंपनी को। एक ईयर में कितने भी लोन दे सकते हैं, लिमिट तो कोई है ही नहीं लोन की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने लोन देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैंने बताया ना कि कंपनी का जो एसेट साइज है, देखिए जैसे आप कंपनी में लोन देंगे कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी और कंपनी के पास बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस का मतलब कंपनी का एसेट, कैश को एसेट ही माना जाता है। तो कंपनी का एसेट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है एसेट साइज बढ़ गया। तो जैसे ही अगर ये 100 करोड़ या उससे ऊपर जाता है तो आपको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्टर पैसा दें या डायरेक्टर रिलेटिव पैसा दें, कोई भी दें, अगर 100 करोड़ से ऊपर का एसेट साइज जाता है कंपनी तो आपको आरबीआई लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं लेना पड़ेगा। सो आप कितना भी लोन दे सकते हैं। ओनली एमओई में माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ होने से कंपनी रजिस्ट्रेशन लीगल रहेगा। यस लीगल रहेगा बिल्कुल, क्योंकि सारा काम तो मेमोरेंडम का है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर माइक्रो फाइनेंस वर्ड लिखा है कि आप कंपनी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकती है तो वो रजिस्ट्रेशन लीगल है, एब्सोल्युटली लीगल, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने का फीस, अखिलेश जी आपको कंसर्न पर्सन फीस भी डिक्लेयर कर देंगे, आपको डिस्क्राइब कर देंगे। एंड सेकेंडली जो कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं हमारे, वो उसका भी बेनिफिट फटाफट ले लीजिएगा। लोकेश गुप्ता जी, डज सेक्शन 8 कंपनी कम्स अंडर 12A एग्जामिशन लाइक अदर एनजीओज। 12A आप ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी, इट इज़ सोशल कंपनी। आप 12A ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 12A आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन मेरा वही है कि ये एनजीओ है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी डोनेशन इस कंपनी के अंदर लेते हैं तो कोई भी पर्सन अगर डोनर होगा ना, वो आपको लोन देने के लिए पैसा नहीं देगा। ये एक लॉजिकल आंसर है इस चीज़ का। तो ये एक इंटेंशन भी है कि मैं अगर कोई किसी को डोनेशन दे रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि भाई आप उस पैसे को इंटरेस्ट में यूज़ करें या फिर लोन में यूज़ करें, उससे फिर इंटरेस्ट अर्न करें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अगर आप किसी कंपनी में डोनेशन ले रहे हैं, 12A सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, तो उस डोनेशन के पैसे को आप किसी अदर सोशल पर्पज़ में लगाइए, ना कि आप लोन के फॉर्म में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आप 12A और 8AC ले सकते हैं। क्या प्रोसेसिंग फीस पे GST लगता है और उस पर टैक्स कैसे देना होता है। GST लगता है, बिल्कुल लगता है। अगर आपका जो देखिए कभी भी लोन अमाउंट के ऊपर GST नहीं लगता है, GST हमेशा प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ही लगेगा।
18% का जीएसटी जो रेट है वो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ही लगेगा, और जब ये 40 लाख का जो लिमिट है उससे ऊपर अगर आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि आप, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस मोस्टली क्या होता है कि आप लोग कैश ले लेते हैं या फिर आप जो लेते हैं वो ईएमआई में एडजस्ट भी कई बार कर देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि 40 लाख आप इतना जल्दी क्रॉस कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की नीड नहीं है, बट फ्यूचर में आप ले सकते हैं। Auto debit facility is opted, but if any customer regularly default in payment, how will EMI be deducted again and again? देखिए, ये तो आपको बैंक को शीट बना करके देनी पड़ेगी मनवीर जी, कि कैसे किस तरीके से आप उनको शीट बना के देते हैं। बैंक की एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक काम करता है आपकी। ऐसा नहीं कि बैंक एवरी डेट को ऑटोमेटिक आपकी किस्तें काटेगा, ईएमआई काटेगा, डिडक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप बैंक को पहले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे, एक शीट बना करके देंगे कि आप किसकी काटनी है। आप अगेन एंड अगेन शीट बना के देंगे तो अगेन एंड अगेन वो प्रेजेंट करता रहेगा, और उस बेसिस पे आप उसको ईएमआई करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगेन एंड अगेन ना लगा करके पहले कस्टमर से बात कीजिए कि क्यों वो ईएमआई बार बार डिफॉल्ट हो रही है। अगर क्लाइंट पॉजिटिव आंसर दे रहा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, आप उसको फॉलो करें। अगर उसको लगता है कि उसकी कोई मतलब नीयत साफ़ नहीं है तो फंड्स रेज करने में, फंड्स को रीपे करने में, तो फिर अकॉर्डिंगली एक्शन आपको लेने चाहिए, बार बार ईएमआई पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो आपकी रेगुलर ईएमआईज़ हैं, फॉर एग्जांपल एवरी फिफ्थ को ईएमआई ड्यू होती है और वो डिडक्ट होती है, तो जो एवरी मंथ फिफ्थ को ईएमआई ड्यू होनी है वो बार बार आप डिशोनर कराते रहिए। वो आपका उसमें एनपीए उसका होगा, और वो कल को डिफॉल्टिंग अमाउंट के लिए अपने लिए पॉजिटिव रहेगा, फेवरेबल रहेगा। और हम ओवरड्यू इंटरेस्ट और जो इनकम है उनसे उससे चार्ज कर सकते हैं। ओवरड्यू इंटरेस्ट और अदर चार्जेस हम उससे चार्ज कर सकते हैं लीगल में। क्या सेक्शन 8 में लोन फोरक्लोज चार्ज ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन फोरक्लोज चार्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है। कम लेना चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो, है ना। वैसे तो लॉ में नहीं लिखा है ऐसा कि आप फोरक्लोज लेंगे, ये विदाउट फोरक्लोज ही होता है। आपको नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल नॉमिनल आप चार्ज करेंगे। सर, कोई क्लाइंट डिफ़ॉल्ट करेगा तो लीगल तरीके से कितना टाइम लगता है लोन वसूल करने में? शिवाजी डाके जी का क्वेश्चन है। देखिए शिवाजी इसमें है ना, दो तरीके हैं। आप दो तरीके से इसमें अपनी मतलब कंपनी अपने लीगल एक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। फर्स्ट इज़ सेक्शन 138 में आप जा सकते हैं, जिसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 6 मंथ्स का प्रोसेस फॉलो तो होगा ही होगा, 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे अगर लोन आपको रिकवर करना है तो। पहले अगर होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही हमने लीगल नोटिस को सर्व किया तो बोरोवर ऑटोमेटिक पैसे लेकर के आ जाता है कि सर ठीक है, आगे एक्शन प्रोसीड मत कीजिए, और आपका वहीं पे टाइम रिड्यूस हो जाता है और आपको इमीडिएटली फंड मिल जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज़ सिविल। आप एग्रीमेंट के थ्रू अगर जाते हैं तो एक सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट के थ्रू जाना है। दो तरीके मैंने बताए। फर्स्ट है कि आप चेक के थ्रू जा सकते हैं, दैट इज क्रिमिनल मैटर, सेक्शन 138 में आप जा सकते हैं। दूसरा सिविल प्रोसीडिंग्स भी आप कर सकते हैं। एग्रीमेंट में वो सिविल सूट आपको फाइल करना पड़ेगा, बट उसमें हम एक क्लोज मेंशन करते हैं, आर्बिट्रेशन क्लोज एग्रीमेंट के अंदर। तो हम फटाफट आर्बिट्रेटर से फटाफट एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते हैं और अवार्ड पास कराते हैं, और अवार्ड पास करके सीधा हम कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए उसमें लगा देते हैं, जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो उसमें भी आप 6 मंथ्स मान के चलिएगा सारे प्रोसेस में। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर वो लीगल नोटिस से पैसा मिल जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो अपने को अप टू 6 मंथ्स लगते हैं फंड्स को वापस से सेटल करने में, रिलीज़ करवाने में। रिपेमेंट कैश ले सकते हैं? हाँ, अगर कोई दे रहा है तो ले सकते हैं। आपका पैसा अगर निकल रहा है तो आप रिपेमेंट भी कैश में भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और जो पैसा आप रिपेमेंट का कैश में लेंगे वो आप बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हैं, बिकॉज ये एक माइक्रो फाइनेंस है, कोई बिग अमाउंट तो होगा नहीं, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। कंपनी बनाने में कितना टाइम लगेगा? विनोद जी, कंपनी बनाने में टाइम बिल्कुल लगता है 2 to 3 मंथ्स, 60 to 90 डेज आप मान के चलिए लगेगा, बिकॉज सारी चीज़ें सेटल होने में, लाइजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप समझदार हैं इन चीज़ों को लेकर के। 45 to 60 डेज बिल्कुल इसमें लिखा भी है। EMI बाउंसिंग चार्ज ले सकते हैं क्या सेक्शन 8 में? बिल्कुल ले सकते हैं। आप एग्रीमेंट में चीज़ क्लियर कीजिएगा, एग्रीमेंट में मेंशन कीजिएगा कि भाई EMI जो चार्ज आपको लेना है उसमें मेंशन करेंगे, बल्कि एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं उसमें मेंशन होता है चीज़ें, तो आप चार्ज ले सकते हो। हाउ कैन वी गिव लोन इन कैश एंड कैन टेक EMI इन कैश? देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैश में लोन आप ना दें तो बेटर है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसे पर्सन को हम लोन दे सकते हैं जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो कैश वाली ही बात है कि कैश में जितना ना दें उतना बेटर है, इग्नोर करें कैश को।
सो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है, अगर हम बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है कि हमने उस पर्सन को पैसा दिया है। बट कैश में कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, खाली एग्रीमेंट साइन होता है, तो चेक आप ले लेते हैं। सो प्रॉपरली आप करें, अगर कैश में आप देते हैं तो फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप साइन कराएं कि आपने उसको पैसा दिया है। बट मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप इग्नोर करें, कैश ज़्यादा आपको नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसफ़र में जाएँ तो बेटर रहेगा। सर डायरेक्टर सैलरी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, डायरेक्टर सैलरी भी लेंगे, एम्प्लॉई सैलरी भी लेंगे, है ना। तो जो भी पॉसिबल आप ले सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन और लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना कंपनी इंटरेस्ट अर्न कर रही है सारा आप सैलरी फॉर्म में निकाल रहे हैं। एक नॉर्मल सैलरी आप ले सकते हैं जो लॉजिकल होनी चाहिए। लोन अकाउंट में ये क्वेश्चन में समझ नहीं आया। लोन अकाउंट में और रिपेमेंट कैश में ले सकते हैं, दे और रिपेमेंट कैश में ले सकते हैं। हाँ, लोन अकाउंट देखो, ये तो एक वही बात है कि हम वाइट टू ब्लैक कर रहे हैं, बार बार वाइट टू ब्लैक नहीं करना है कि भाई लोन अकाउंट में दे रहे हैं हम और रिपेमेंट कैश में ले रहे हैं, तो हमेशा वाइट टू ब्लैक होगा, है ना। हमने वाइट टू ब्लैक नहीं करना, कोशिश करना कि हम पेमेंट भी आजकल डिजिटली लें। डिजिटली जितना पेमेंट होगा उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम होगा, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये कि एजेंट कॉस्ट कम होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा, हमें ज़्यादा फील्ड पर्सनस जो है वो रखने नहीं पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही पैसा लें, बेटर रहेगा। सर इफ वी ऑटो डेबिट द EMI, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू कलेक्ट द EMI ऑन ए मंथली बेसिस और वीकली बेसिस, विच इज़ द बेस्ट? देखिए, ये तो टोटली कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कस्टमर से क्या एक म्यूचुअल कंसेंट हुई है। वो EMI आपको वीकली बेसिस पे देना पसंद करता है कि मंथली बेसिस पे देना पसंद करता है, दोनों ही बेस्ट हैं। वो तो कस्टमर की रिपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से, अगर उसको लगता है कि वो मंथली जाना चाहता है तो मंथली जाए, नहीं तो वीकली जाए। उसमें आप उसको फोर्स ना करें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। कैन वी चार्ज इंश्योरेंस फीस फ्रॉम कस्टमर्स और वी हैव टू पे द अमाउंट? वही मैंने बताया था मनवीर जी कि इंश्योरेंस फीस आप चार्ज कर सकते हो, इंश्योरेंस फीस आप चार्ज कर सकते हो बट नॉमिनल। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इंश्योरेंस फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपसे सस्ते रेट में पैसा दे रहे हैं, तो फिर वहाँ आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। आप चार्ज कर सकते हो नॉमिनल फीस। हाउ सम ऑफ अदर CAs मेड माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल्सो डन ऑल द कंप्लाइंसेस, डज इट वर्थ और नॉट? सर देखिए, और CAs का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ आपको, है ना, लेकिन मैं सिर्फ लीगल और लॉ की बात कर सकता हूँ, बिकॉज कानून से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज तो मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड में बना रहे हैं लोग, लेकिन वो वर्थ ही नहीं है। वर्थ इसलिए नहीं है बिकॉज उसमें क्लियर कट लिखा है कि आपको RBI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब विदाउट RBI लाइसेंस वो बनती इसी कंडीशन पे है ना। मैंने बताया था कि जब भी हम कोई माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें एक डिक्लेरेशन लगता है कि हम तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, कमेंसमेंट तब तक नहीं होगा बिजनेस का जब तक हम RBI से लाइसेंस नहीं ले लेते हैं। तो ये तो आप विदाउट RBI लाइसेंस आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटेंशन आपका यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है। सेक्शन 8 में क्या है? सेक्शन 8 तो बेसिकली आपका नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, क्योंकि देखो लॉजिकली समझो बात को कि सेक्शन 8 में क्यों एग्जेम्प्ट किया गया लाइसेंस। उसका एक लॉजिकल आंसर ये है कि क्योंकि आप पुअर पीपल को लोन दे रहे हो, उसमें साफ स्पेशल मेंशन है टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए आप पुअर पीपल को लोन दे रहे हैं जिनका हाउस होल्ड इनकम भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जो लाइसेंस है वो एग्जेम्प्टेड है, फ्री है, लाइसेंस फ्री है। लेकिन आप अगर आप प्रॉफिट मोटिव पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको RBI के कंप्लाइंस भी करने पड़ेंगे और आपको RBI का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। और अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हो तो आज की डेट में आपको 5 करोड़ रुपए का नेट ऑन फंड का अरेंज करके ही आप RBI पे फाइल लगाओगे, लाइसेंस के लिए जाओगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, उससे पहले आप नहीं जाएंगे। अगर आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कंप्लाइंस कर रहे हैं कोई, तो वो उसका पर्सनल रिस्क है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोन की लिमिट 1.5 लाख, ये सिटी एरिया में है या सब कोई दे सकते हैं? देखो ये सिटी अर्बन और रूरल का पहले था, अब नहीं है। अब आपको ये जो माइक्रो फाइनेंस की जो डेफिनेशन रिवाइज हुई है 2022 के अंदर, तो उसमें यही मेंशन है कि 1.5 लाख तक का आप लोन दे सकते हैं, चाहे वो अर्बन है चाहे वो रूरल है। विदाउट GST नंबर लोन मिल सकता है क्या? लोन मिल सकता है कि या लोन दे सकते हैं? विदाउट GST नंबर आप लोन दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में तो प्रोसेसिंग फीस, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि GST प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होते हैं जब आपका टर्नओवर मतलब कि ग्रोस टर्नओवर का मतलब आपका इंटरेस्ट जो हो रहा है साल में वो आपका ग्रोस टर्नओवर है। और ग्रोस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई एक्सपेंस लेस नहीं होता है। तो विदाउट GST नंबर लोन मिल सकता है क्या? लोन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोन दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका लिमिट ही आप जब GST प्रोविजन के अंदर आप आ ही नहीं रहे हैं, आप GST प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहा है, लेवी नहीं हो रहा आपके ऊपर, तो आपको GST लेने की नीड नहीं, आप लोन दे सकते हैं। आंसर इज यस। सेक्शन 8 कंपनी विल हैव टू पे टैक्स वंस ओनली इन ईयर। ये सेक्शन 8 कंपनी साल में एक बार ही टैक्स देगी, वो भी आपका इनकम टैक्स होगा।
और वो भी डिपेंड करेगा कि टैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो वो भी रिड्यूस हो सकता है और नॉमिनल टैक्स का पेमेंट जा सकता है, जिसका रेट भी 30% होगा, 26 to 30% होता है। सर मेरे फैमिली में झगड़ा हुआ था तो उसमें FIR हुआ है, तो उससे लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत भी होगा? नहीं 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 नहीं, झगड़ा होना और FIR होना लाइसेंस से उसमें कोई लेना देना नहीं है। रीज़न बीइंग कि सबसे पहले तो बात होती है कि एक कंपनी लॉ में प्रोविजन है डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर सेक्शन 154। तो 154 ये कहता है कि अगर आपका जो कन्विक्शन है सज़ा में, अगर आपको सज़ा हुई है किसी भी ऑफेंस के अंदर, अगर वो 7 ईयर से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा FIR में कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं वो एक बार देखने वाली बात है। और अभी तो कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ FIR कटना आपको कन्विक्ट नहीं करता किसी भी लॉ में, आपको कोई सज़ा नहीं देता है, क्योंकि FIR कटना और आपकी सज़ा को डिक्लेयर होना, दोनों बातों में डिफरेंस होता है। तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट इज़ क्लियर। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कंपनी हमारी कब तक हेल्प करेगी? एक मूवी हमने देखी थी, जब तक है जान, है ना, तो जब तक जान है तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे से एडवाइस लेते रहिए, हेल्प करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसके अंदर। वो सर NBFC रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। विजय कुमार जी, NBFC रजिस्ट्रेशन के बारे में सर आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ी सी बात। देखिए, NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो ऐसी कंपनी है, बैंक नहीं है और फाइनेंस का काम करेगी, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और NBFC का जब सवाल पैदा होता है ना, तो उसको RBI गवर्न करता है, तो RBI से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। NBFC कई तरीके की होती हैं, बट अगर आपको माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ कैपिटल से स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं NBFC MFI, जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स डिलीवर करेगी। उसका जो रेशियो होता है वो 75% का होता है। आपको 75% माइक्रो फाइनेंस लोन देने हैं और बाकी का जो 25% पैसा है वो आप बड़े लोन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े लोन ही देने हैं, जैसे मान लो 5 लाख 10 लाख वटेवर आपको इस तरीके के लोन देने हैं, तो फिर आपको 10 करोड़ पेड अप कैपिटल से एक NBFC रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो जो लाइसेंस वो भी RBI देगा। सबसे पहले आपकी कंपनी बनेगी, फिर आपका कैपिटल इंक्रीज होगा 5 या 10 करोड़ तक का, जो भी आपको करवाना है। देन करंट अकाउंट में पैसा आप डिपॉजिट कराएंगे और फिर बैंक से सर्टिफिकेट लेना है आपको FD का, कि ये पैसा FD के फॉर्म में डिपॉजिट करा दिया आपने, और वो सर्टिफिकेट फिर आपका RBI लाइसेंस की फाइल के साथ जाएगा और फिर 6 मंथ्स का प्रोसेस है, आपका कंपनी रजिस्टर्ड होगा। सेपरेट सेक्शन 8 कंपनी का फर्म के नाम से और फर्म के पेन से ITR भर सकते हैं क्या? शिवाजी, ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, आपको मुझे क्लियर नहीं हो। सेक्शन 8 कंपनी का फर्म के नाम से और फर्म के पेन से ITR भर सकते हैं क्या? सर, सेक्शन 8 कंपनी का स्पेशल खुद का पैन कार्ड होता है। फर्म के पेन से ITR कैसे? फर्म अलग चीज़ है और सेक्शन 8 कंपनी अलग चीज़ है। फर्म का पैन कार्ड अलग होगा और कंपनी का पैन कार्ड अलग होगा। फर्म तो 2 तरीके की हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें तो आपका ही पैन कार्ड इन्वॉल्व होता है, अलग से कुछ होता नहीं है। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी खुद से एक सेपरेट रिटर्न फाइल करेगी, वो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी की शाखा खोल सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्या? देखिए, सेक्शन 8 कंपनी की शाखा बिल्कुल वो खोल सकते हैं, निधि कंपनी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। निधि कंपनी में क्या होता था कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 3 ब्रांचेस खोल सकते थे, वो भी कंटिन्यूस 3 इयर्स प्रॉफिट के बाद। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ब्रांचेस खोल सकते हैं और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। सर, फीस अलग अलग बताई जाती है तो इतनी फ़ीस क्यों ली जा रही है? फ़ीस अलग अलग नहीं बताई जाती, हमारी कॉमन फ़ीस है। ऐसा कहीं नहीं है कि हम फ़ीस अलग अलग बताएंगे। और कुछ ऑफर्स अगर चल रहे हैं तो मे भी वेरिएशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि फ़ीस अलग होती है। हमारा फ़ीस एक ही है और एक ही आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले पूरा इंटरेस्ट कट करके लोन दे सकते हैं क्या? ये कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है। EMI का तो मतलब ऐसे रिड्यूसिंग होता है, अगर आप पूरा कट करेंगे तो वो फ्लैट रेट में भी आ सकता है। आप, मेरे हिसाब से मेरा एडवाइस है कि आप है ना रिड्यूसिंग रेट पे आप पैसा लीजिए और विद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ में लीजिए। माइक्रोफोन फाइनेंस लोन के अलावा और क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी? सर, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अलावा आप सब उसमें जो भी आप मेमोरेंडम में एक्टिव ऑब्जेक्ट में लिखा है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर मेमोरेंडम में मेंशन है आप एजुकेशन एक्टिविटी कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और कोई भी सोशल वर्क कोई भी इसमें जो मेंशन है आप वो कर सकते हैं।
बट मैं फिर कहूँगा कि अकाउंटिंग आपको अलग मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपको डोनेशन ले रहे हैं तो आप डोनेशन की अकाउंटिंग अलग से मेंटेन करेंगे और माइक्रो फाइनेंस की जो अकाउंटिंग है वो अलग से मेंटेन करेंगे। क्या चेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं चेक मैंने बताया कि वैसे तो ये कंपनी कोलेट्रल फ्री लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देती है, तो आप चेक ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन चेक हम कभी भी उनसे ये राइटिंग नहीं कराएंगे हमने उससे चेक लिया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जब भी हम एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं, प्रोमिसरी नोट साइन करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ये नहीं कहना है कि भाई हमने आपसे सिक्योरिटी में चेक लिया और हमसे साइन करा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को। हमने चेक लेना है और सिर्फ रखना है, और चेक ब्लैंक होना चाहिए, सिर्फ सिग्नेटरी उसमें सिग्नेचर्स होने चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारे काम हम बाद में करेंगे जब हमें रिकवरी के लिए जाना है। छोटा होम लोन दे सकते हैं सर, होम लोन नहीं है। होम लोन के लिए आपको बड़ी कंपनी खोलनी पड़ेगी, छोटा होम लोन नहीं होता है। आप ऐसे कर सकते हो, आप लोन दीजिए उस पर्सन को 1.5 लाख रुपए तक का, आप उसको छोटा लोन बोल सकते हैं, और वो लोन किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो पैसा किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करे, अपने किसी भी हाउस होल्ड नीड के लिए यूज़ करे, चाहे उससे मकान बनाए, चाहे उससे बिजनेस करे, चाहे वटेवर कुछ भी करे। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कितने अमाउंट तक कर सकते हैं इंडिविजुअल को? सेक्शन 8 में माइक्रो फाइनेंस कितने अमाउंट तक कर सकते हैं इंडिविजुअल को? सेक्शन 8 में माइक्रो फाइनेंस 1.5 लाख तक कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोई करेंगे, वो इंडिविजुअल कोई करेंगे, 1.5 लाख रुपए तक का ही लिमिट है। सर सेक्शन 8 कम से कम कितने कॉस्ट में बन सकती है? सर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही चीज़ होती है। वो सारी चीज़ें आप एक बार प्लीज़ जो भी आपके कंसर्न पर्सन है हमारी टीम में, उनसे आप बात कीजिए। और कॉस्ट एंड बेनिफिट्स और सरप्राइज ऑफर्स जो भी हैं सब कुछ आपके सामने क्लियर करेंगे, एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रॉफिट का क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट रहेगा या टैक्सेबल? सर प्रॉफिट देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा है कि ये कहते हैं 7 टाइप के पर्सन होते हैं, और जब इनकम टैक्स एक्ट का मतलब यहाँ पे इनकम से है, क्योंकि टैक्स वो है ही इनकम टैक्स, तो अगर प्रॉफिट कोई होगा, मतलब इसमें हम प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसमें हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, हम वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते उसको। सो जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होगी, जितनी भी होगी। मतलब यहाँ पे इनकम का मतलब नेट इनकम से है, और नेट इनकम का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स, जो सारे खर्चे लेस होंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा, जैसे हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं वैसे ही। लोकेश गुप्ता जी कह रहे हैं, इन कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस टू एनबीएफसी प्रॉब्लम इज एन एनपीओ बिकम्स चेंज इट्स नेचर टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हाउ डज इट वर्क? सर हम एनबीएफसी तो बाद में कन्वर्ट होगी, सबसे पहले सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी विल बी कन्वर्टेड इनटू पीवीटी एलटीडी। यही तो हम कर रहे हैं सबसे पहले। कन्वर्जन का मतलब यही है कि हम एक सोशल एनजीओ को हम अब पीवीटी एलटीडी में कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये भी एक कंपनी है, बिकॉज ये भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, और स्पेसिफिकली प्रोविजन है हम सेक्शन 8 कंपनी को पीवीटी एलटीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली प्रोविजन मेंशनड है, तो उस प्रोविजन को हम फॉलो करके सो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम आरबीआई के पास जाएंगे अपना नेट ऑन फंड पूरा करके, सो बाद में वो एनबीएफसी में कन्वर्ट होगी। इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज होगा या नहीं? इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर आपका जो लिमिट है आपका प्रोसेसिंग फीस का, इंटरेस्ट पे नहीं होगा, सॉरी प्रोसेसिंग फीस पे होगा। इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करे पेमेंट तो हम चेक कब प्रेजेंट कर सकते हैं? बैंक में एंड वो ईएमआई अमाउंट का होगा या फुल रिपेमेंट रिमेनिंग अमाउंट का चेक होगा? अगर कोई डिफ़ॉल्ट करे पेमेंट तो हम चेक कब प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए सर, चेक प्रेजेंट तभी कर सकते हैं जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट करा देगा। मेरी सलाह यहाँ पे ये है कि अब डायरेक्ट किसी को इतना जल्दी हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि हम आपका चेक लगा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन ने कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको बार बार बोलेंगे नहीं हम चेक लगा रहे हैं तो ईएमआई दो, हम चेक लगा रहे हैं तो ईएमआई दो। हम उसको पहले समझाएंगे कि भाई आपका ये बाउंस हुआ है, आप इसका रीपेमेंट कीजिए। उसके इश्यूज़ हैं, उसके जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम शेयर करेगा, हम उससे डिस्कस करेंगे। अगर हमें ईएमआई को रिस्ट्रक्चर करना है तो वो भी हमें करना पड़ सकता है, वो भी हम करेंगे। क्योंकि हमें देखो, लीगल इज़ लास्ट नॉट फर्स्ट। लीगल कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, वो लास्ट ही रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम मतलब लीगल में जाएंगे, चेक बाउंस कराएंगे, तो ये मान लीजिए कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स आपने शुरू कर दिए हैं, तो ये लास्ट वाली बात है। जब क्लाइंट ने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया तो कहता है कि नहीं मैं कोई भी काम नहीं, मैं आपको पैसा नहीं पे करूँगा, रीपे करूँगा, आपको जो दिल करे वो कर लीजिए। फिर हम सोचेंगे हमें करना क्या है, फिर हम चेक बाउंस भी कराएंगे और फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट भी करेंगे। आपने इसमें आगे किया है कि बैंक में एंड वो ईएमआई अमाउंट का होगा या फुल रिमेनिंग अमाउंट का होगा? ईएमआई का नहीं होगा। जब सारी बातें हो गई हैं, अब वो साफ मना कर रहा है पेमेंट देने के लिए। देखो, पर्सन की अगर नीयत साफ़ है तो हम उसकी ईएमआई को रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ़ नहीं है तो फिर तो हम फुल अमाउंट को लगाएंगे और फुल अमाउंट को लगा कर ही हम कोर्ट से मतलब रिकवरी कराएंगे उसकी।
तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम उसको रिपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक लगाएंगे कि इसने हमें रिपेमेंट दे दिया था। हम ये नहीं बोलेंगे कोर्ट को किसी ने EMI देनी थी, हम ये बोलेंगे कि इसने रिपेमेंट किया, सारा पैसा रीपे किया और वो चेक बाउंस हो गया है, वो तो कंप्लीट पेमेंट का हमने लगाना है। सर माइक ओपन कीजिए। सर माइक ओपन है, अब आप मुझे प्लीज़ एक बार दोबारा से कंफर्म कीजिए आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माइक मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल अपने नियर टू क्लोज है। आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। यस यस गुड। मेरे पास एक कंपनी है जिसका GST नंबर है, माइक्रो फाइनेंस जुड़ता हूँ तो मेरी कंपनी पर कोई असर होगा? सर आपकी कंपनी है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, और उसका GST नंबर है माइक्रो फाइनेंस में, अगर आप लेन लाना चाहते हैं तो क्या असर होगा, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल कंपनीज, ये अगर आपकी कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी है, तो मेरा इसमें सजेशन ये है कि आप नई कंपनी रजिस्टर कीजिए, उसी में आप काम कीजिए। बिकॉज पुरानी कंपनी को कन्वर्ट करना माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा हर्डल, अगर वो सेक्शन 8 है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर वो कोई नॉर्मल कंपनी है तो फिर मेरा सजेशन है कि नई कंपनी रजिस्टर कीजिए। सर EMI बाउंस चार्ज कितना हो सकता है और हाउ टू कैलकुलेट? इफ़ वी डेबिट EMI फ्रॉम ऑटो डेबिट देन हाउ टू कलेक्ट बाउंस चार्ज? सर EMI बाउंस चार्ज नॉमिनल होना चाहिए। ऐसा जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से आप करिएगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ आप, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ सफिशिएंट अमाउंट, है ना, जो आप ले सकते हैं बाउंस चार्ज में। और हाउ टू कैलकुलेट करना, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप इसके बेसिस पे कोई फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो राउंड फिगर हो सकता है। एंड इफ़ यू डेबिट EMI फ्रॉम ऑटो डेबिट देन हाउ टू कलेक्ट बाउंस चार्ज? देखिए, तो सॉफ्टवेयर में एंट्री होगा। जब भी आपका EMI डेबिट होना था वो ऑटो डेबिट में होना था, बट वो बाउंस हो गया तो बाउंस चार्ज आप सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करेंगे। क्योंकि जब भी आप बैंक आपसे शीट शेयर करेगा, कंफर्मेशन शीट शेयर करेगा, आपको बताएगा बैंक की ये EMI बाउंस हुई है, डिसऑनर हुई है, तो उनके हिसाब से आप बैंक उसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे। सर 64 और 88 दोनों कोड का MOA में माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी रहता है, तो डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? सर दोनों में देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ जो बनाई है ना, वो गवर्नमेंट ने अपने एक कन्वीनियंट के लिए बनाई है, ये देखने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए कौन सी कंपनी क्या काम, कौन से इंडस्ट्रियल कोड में है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड में है। तो वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ से तो डिफरेंस है, लेकिन अगर आप कहते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। तो वही काम उसको करना है, वही काम उसको करना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी दुकान से शुगर खरीद रहे हैं और शुगर का क्वालिटी अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। लाइसेंस इज लाइसेंस, दैट इज सेम। बस आप ये वो 88 है, वो 64 है। 64 एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव कैटेगरी है कि ये माइक्रो फाइनेंस, ये फाइनेंस के लिए, वो जरूरी नहीं कि वो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए, वो फाइनेंस कोई भी सेक्टर का हो सकता है, चाहे वो बैंक बन रहा है, चाहे कोई NBFC बन रहा है, वो 64 में जा सकता है, चाहे कोई छोटी NBFC चाहे बड़ी NBFC है। बट सेक्शन 8 में 88 की बात क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि वो सोशल मोटिव के लिए है ना। अगर मैं आज NBFC MFI की बात करूं तो उसमें 64 में बनेगी, वो हम बनाएंगे नहीं 88 में, क्योंकि 88 तो सोशल मोटिव के लिए भी तो होता है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है दो कोड का, क्योंकि ये सेक्शन 8 सोशल मोटिव के लिए भी होती है। सर कस्टमर लोन का पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे? सर कस्टमर लोन का पैसा नहीं देंगे तो अपन रिकवरी करेंगे, और अगर फिर भी नहीं दे रहा है तो मतलब पहले होता है एक सोशल रिकवरी, मतलब आप कॉल करेंगे या बात करेंगे, या कंपनी रिकवरी आप बोल सकते हैं इसको, बात करेंगे, रिमाइंडर्स देंगे, सारी चीज़ें आप कर लेंगे। कंपनी नोटिस भी दे सकती है, कंपनी पर्सनल नोटिस दे सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेसेसरी नहीं है कि मतलब लीगल नोटिस ही हर बार कंपनी डायरेक्टली सर्व करेगी। पहले कंपनी ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल के थ्रू या फिर एक नोटिस के थ्रू कंपनी क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकती है। देन उसके बाद फिर हम रिकवरी करेंगे, 138 में जाएंगे चेक बाउंसिंग के थ्रू, है ना, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। प्रोमिसरी नोट भी हमारे पास होता है, एंड एग्रीमेंट हमारे पास है, तो फिर हम रिकवरी के लिए जाएंगे। और रिकवरी में प्राइमरी जो ऑप्शन हमारे पास है वो चेक बाउंसिंग है, हम उसको यूज़ करेंगे। कैन वी एडवर्टाइज अवर कंपनी बाई वेरियस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड? यस यू कैन मनवीर जी, आप कर सकते हैं एडवर्टाइज, क्योंकि एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा। अगर मैं बात करूँ कि हाउ टू अप्रोच कस्टमर्स, तो हाउ टू अप्रोच कस्टमर्स में ये अच्छा पॉइंट है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा। एडवर्टाइजमेंट तो एक अच्छा ऑप्शन है अपने लिए। जब तक हम बिजनेस की एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सो यू कैन डू द एडवर्टाइजमेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। सर फीस स्टेट वाइज लिया जा रहा है या कॉमन है सब के लिए? सर कॉमन है ऑलमोस्ट फीस, हमने कोई अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। हालांकि स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह डिफरेंशिएट हैं, कुछ स्टेट्स में अलग अलग हैं, बट हमने अपनी फीस में कोई मतलब वेरिएशन नहीं रखा है। हम अभी फिलहाल एक कॉमन फीस चार्ज कर रहे हैं। मनवीर सिंह जी वापस से कह रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट EMI और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट एंड ऑन फ्लैट रेट, कैन यू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक?
सर मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर के, एक लिंक आपको डिलीवर करा दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीफोनिकली या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन हमारे से कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। कस्टमर लोन का पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे सर? सर कस्टमर लोन का पैसा नहीं देगा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम रिकवरी के लिए जो भी हमारे पास वेरियस ऑप्शन हम उनको अडोप्ट करेंगे, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम उनको फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मोबाइल फ़ोन इसलिए लोन दे सकते हैं क्या? मोबाइल फ़ोन के लिए लोन दे सकते हैं क्या, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका ये है। देखिए मोबाइल फ़ोन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लोन किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, वो वट एवर नीड्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए स्पेशल कोई लोन दे रहे हैं, आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं, है ना, तो वो आप लोन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे मोबाइल खरीदे अगला, चाहे कोई भी कुछ भी खरीदे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में जा सकते हैं फिर सर लोन का पैसा नहीं देगा तो? हाँ जा सकते हैं ना सर, बिल्कुल जा सकते हैं, कोर्ट में आप जा सकते हैं और जाना ही है कोर्ट में। जब कोई पैसा नहीं देगा तो हमें कोर्ट में जाना हमारी मजबूरी है। मैंने क्या बोला, लीगल इज़ लास्ट, और लास्ट तो होगा ही होगा। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो हमें लास्ट ऑप्शन तो चूज़ करना ही पड़ेगा ना सर, ये तो ज़रूरी है हमारे लिए। लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करवाने होते हैं? लोन के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो आपको एग्रीमेंट साइन करवाना है, प्रॉमिसरी नोट साइन कराना है, एक इनकम डिक्लेरेशन है वो भी आपको साइन कराना है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि हाउस होल्ड इनकम जिस पर्सन की 3 लाख से ज़्यादा नहीं है आप उसको लोन देंगे, तो हम ये पहले से ही पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है नहीं, आप कैसे बार बार चेक करेंगे? इससे अच्छा है कि आप एक डिक्लेरेशन उससे साइन कराएं जिसमें साफ साफ क्लियर कट मेंशन होगा कि उसकी ये वो डिक्लेयर कर रहा है, पर्सन बोरोवर डिक्लेयर कर रहा है कि उसकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो इस बात को क्लियर कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे वो डिक्लेयर करेगा तो हम उससे उसको अपन लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर लेंगे। सो एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, प्रॉमिसरी नोट एंड फिर चेक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लोन डिलीवरी टाइम पे लेने हैं, डिस्बर्स टाइम पे लेने हैं। सर एमओए में नोट फॉर प्रॉफिट लिखा हुआ है, सो हम उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं? प्रॉफिट तो जनरेट करने की मैं कह ही नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है। मैंने बताया कि कैपिटल की फॉर्म में हम जो भी पैसा लगाते हैं वो पैसा हमारा बेसिकली ब्लॉक होता है क्योंकि हम प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और जो भी पैसा हम लोन की फॉर्म में लगाते हैं, मतलब डायरेक्टर जो भी पैसा लोन की फॉर्म में लगाते हैं वो पैसा हम इंटरेस्ट की फॉर्म में कंपनी से ले सकते हैं। देखिए कानून क्या कहता है, लोग कहते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। सो कंपनी यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का स्पेशल पैन कार्ड है, कंपनी का स्पेशल सर्टिफिकेट है, कंपनी का स्पेशल करंट अकाउंट है। तो जैसे एक हम नेचुरल पर्सन है वैसे कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब मैन मेड पर्सन है। सो हम दोनों ही मतलब कानून की नज़रों में पर्सन है। सो एक पर्सन मतलब डायरेक्टर जब कंपनी को लोन दे रहा है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है, तो अगर लोन दे रहा है तो उससे उसका इंटरेस्ट ले सकता है, ये लीगल है ना। फिर कंपनी आगे कस्टमर्स को लोन दे रही है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मान लो कि हम कस्टमर को 26% तक का लोन दे रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं 26% पे ही, तो और हम कंपनी से कितना इंटरेस्ट चार्ज करें, मतलब डायरेक्टर कंपनी को अगर लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करे। मेरा इसमें एजम्पशन है, लॉजिक है कि 8 से 10% कंपनी में खर्चे होते हैं। मैं कहता हूँ 8% आपने कंपनी में खर्चा किया तो 26 - 8 तो बचता है 18%, तो 15 to 18% तक आप कंपनी से इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, लॉजिकली कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाली नहीं है, वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाएगा और वो आपके ही हैंड पे टैक्सेबल होगा। सेक्शन 8 कंपनी कस्टमर क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं क्या? कस्टमर क्रॉस सेलिंग, सर सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंटरेस्ट और फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की या फिर एमएलएम वाली बात कर रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। आप कर रहे हैं तो क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, एमएलएम की बात करते हैं, तो वो कंज्यूमर अफेयर से वहाँ पे उसे प्लान को रजिस्टर कराना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है, तभी आप काम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर मैं इसकी कोई एडवाइस नहीं दूंगा, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए कीजिए, बेटर रहेगा। कस्टमर का अकाउंट ऑटो डेबिट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सतीश जी, ऑटो डेबिट लगा सकते हैं आप, फैसिलिटी ले सकते हैं। इसी कंपनी है, देखो वैसे तो काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एक वैलिड और लीगल लाइसेंस की वजह से हमें माइक्रो फाइनेंस लाइसेंस सेक्शन 8 में लेना पड़ रहा है ना। क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, लीगल में रिकवरी के लिए हमें लेना पड़ता है, और आपका जो ऑटो डेबिट के लिए हमें लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है आप ऑटो डेबिट इसके अंदर लगा सकते हैं। वेरी गुड, सब समझ रहे हैं, इट इज़ गुड। मनवीर जी कह रहे हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट करे पेमेंट तो हम चेक कब प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक में, एंड वो EMI अमाउंट होगा या फुल रिमेनिंग अमाउंट का चेक? बिकॉज जो एग्रीमेंट होता है उसमें तो लिखा होता है स्पेसिफिक डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ EMI। देखिए सर ऐसा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चेक जब लगाएंगे ना तो ये हमारा लास्ट होगा, और तब हम सोच रहे होंगे कि हमें पूरा पैसा वसूल करना है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ EMI के लिए चेक लगा रहे हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है।
हमने पूरा कंप्लीट चेक लगाना है, हम बात खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये लीगल लास्ट है। और अगर ऐसा होता है, आपको ये समझ में आता है कि नहीं वो EMI का हमें चेक देके गया और कह रहा है कि चेक लगा लो, तो हम लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हमें 12 मंथ्स के लिए लोन ले रहा है और हमें 12th चेक दे रहा है और कह रहा है कि एवरी मंथ आप बैंक में प्रेजेंट करके पैसा लेते रहे, तो हमें कोई इशू नहीं, हम लगा सकते हैं। तो हम EMI का लगाएंगे, फिर ऐसा नहीं कि हम फुल पेमेंट के लिए चेक लगाएंगे, है ना, ये हम कर सकते हैं उसको। ये सिक्योरिटी में चेक नहीं है, ये फिर रीपेमेंट के लिए चेक है। डाउट्स आपके बहुत सारे हैं, बेटर होगा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसमें सारे आंसर्स के जवाब आपको दे दें। कुछ बेसिक ब्रीफ जो मेन क्वेश्चन हैं उनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 12 ATC आप ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो डोनेशन आप लेंगे, डोनेशन से कनेक्टेड होता है 12 ATC। डोनेशन लेंगे तो आप उसको सेपरेट रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में उसको लैंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ मत कीजिएगा। सर आई एम गिविंग लोन्स 20,000 to 1 lakh on daily basis, where my agent collects amount on daily basis and we put an interest 60% annually, and I reached out a way for my microfinance company that I put 26% interest 30. सर ये तो आप पूरा ही एक मतलब बेटर रहेगा कि आप एक NBFC MFM जाए लोकेश गुप्ता जी, अगर आप इतना सारा 60% चार्ज कर रहे हैं तो, बिकॉज NBFC में ना लोन इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से आप कोई भी चार्ज कर सकते हो। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 70 to 72% तक का चार्ज कर सकती है, मतलब 70 से 72% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा कर रही है। बट आप देखो माइक्रो फाइनेंस में जाओ तो लिमिट तो है ही। ये ऐसा, ये जो लाइसेंस है स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए आप ये लाइसेंस ले सकते हैं, है ना, ये तो है आपके लिए सही बात। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसमें सब कुछ मैनेज करना है, तो देखो थोड़ा सा आपके लिए सोचना पड़ेगा। 26% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो अभी भी मैनेज कर ही रहे हैं। बट आपके लिए एक मतलब लाइसेंस होगा तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप इजीली रिकवरी के लिए जा सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट अगर आप 70% चार्ज करना चाहते हैं, 60 चार्ज करना चाहते हैं, तो आप NBFC में जाइएगा। अरविंद राज्य गुरु जी कहते हैं हमें जिसे लोन दे रहे हैं उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी लोन से बहुत ज़्यादा है, तो हम लोन दे सकते हैं। सर रीपेमेंट कैपेसिटी तो मैटर करती है बिल्कुल। अगर रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, तो आप लोन दीजिए उसको बिल्कुल। और अगर रीपेमेंट, अब इसमें बात आती है लोन ऑब्लिगेशंस की। देखिए रीपेमेंट कैपेसिटी जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, लोन ऑब्लिगेशन आप शायद कह रहे हैं, लोन ऑब्लिगेशन अगर ज़्यादा है उसके पास, उसने पहले से लोन ले रखा है, तो वो जितनी भी मंथली EMI है वो रिड्यूस हो जाएंगी आपकी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की 10,000 की EMI है और वो फिर भी लोन लेना चाहता है, तो आप देखिएगा उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर है तो फिर लीजिएगा, नहीं तो नहीं देना है आपको। और वैसे भी लीगली वो लोन ऑब्लिगेशन आपको लेस ही करनी होती है, लेस करके जो बैलेंस बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको EMI कैलकुलेट करनी है और लोन देना है। सेक्शन 8 में कौन सा कोड होना चाहिए? सेक्शन 8 में सर कोई भी कोड हो सकता है, फिलहाल 88 ले लीजिए, काम चल जाएगा आपको। दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। सर प्लीज़ अपलोड द वैल्यूएबल सेशन ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, हम कर देंगे सर आपको। सर जैसा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सतीश सिंह जी आपका क्वेश्चन। पेमेंट करता है कॉस्ट्यूम कस्टमर का लोन होंगे, प्लीज़ आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पाया सतीश जी आपका क्वेश्चन। व्हाट्सएप लिंक शेयर करो सर फॉर रिमेनिंग डाउट्स। यस मनवीर जी, आपको सबको व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दिया जाएगा शॉर्टली, फिर सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। कुछ सरप्राइज ऑफर्स आप देख सकते हैं, क्या क्या सरप्राइज ऑफर्स हैं और सारी चीज़ें। ये सरप्राइज ऑफर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए होगा। फटाफट आप अपने सेल्स पर्सन से बात कीजिएगा और फिर हम सारी चीज़ें उसमें देखेंगे, जो भी रहेगा आपके लिए बेटर होगा उन सारी चीज़ों के लिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपकी फर्दर एडवाइस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बड़ा आनंद आया होगा सब लोगों को ज्वाइन करके, बड़ा मज़ा आया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस सेशन को ज्वाइन करके, सबके डाउट्स दे करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मिलते हैं किसी के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।